मैंने ज्वाइन कर लिया। हमारे पास ये देखें 6 रिपोजिटरी हैं काम की, हमारे 6 क्वार्टर हैं। तो सारा जो मटेरियल है ना वो यहाँ से शुरू करेंगे। जुनेद भाई, आपने बहुत सारी इसमें से क्लासेस आप लीड कर रहे होंगे लाहौर में। जी बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये देखिए, सबसे पहले ये देखें पाइथन वाला। तो इसमें ये देखें, आपने पाइथन पढ़ाना है मगर क्लाउड नेटिव और टाइपिंग के साथ। जी पहले दिन बिल्कुल सर, ये पहले दिन से हम ये करेंगे, पहले दिन से कंटेनर्स पे पढ़ाएंगे, पहले दिन से। जी ठीक है सर। और पहले दिन से आप डेव कंटेनर इस्तेमाल कर रहे होंगे, मैंने सब डॉक्यूमेंट कर दिए। शुरू करेंगे हम प्रॉम्प्ट गाइड से, वो उसकी गूगल वाली से, वो छोटा सा ही है, वो तो एक दिन की होगा। जी ठीक है सर। और एंड सो ऑन, फिर उसको लेके चलेंगे पाइथन कोड। फिर डॉकर पढ़ाएंगे, फिर विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कराएंगे और गिटहब डेस्कटॉप से कराएंगे, ताकि ना पहले दिन से ना सबको आदत हो। बिल्कुल सर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक ये उनके गिटहब पे इशू आ रहे होते हैं पुश या पुल करते हुए। हाँ, तो ना ये पहले दिन से लेके चलेंगे। फिर अगले वाले कोर्स पे आए, Q2 पे। अच्छा सर, वो है, मुस्तफ़ा भी हमें नहीं ज्वाइन कर पा रहे और मुझसे भी ये लाइफ नहीं हो रहा, परमिशन मेरे पास नहीं आ रही। तो हम हम्म, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में ना ये वहीं से अपलोड हो जाएगा, तो इसी को फिर सही। हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, Good। आप अपने हार्ड ड्राइव पे रिकॉर्ड कर लेंगे ना। सर क्लाउड के ऊपर ही जा रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा, Recording in progress. जी सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ। आप कोर्स आउटलाइन के बारे में ये चीज़ें बता रहे नहीं नहीं, मैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, थे। वो अगले ईद के बाद से शुरू करेंगे। अभी वरना कंफ्यूजन बचेगा, वो तो मैं और आपके लिमिटेड लोगों को साथ कर रहे थे। अच्छा, अब ये है कि आज हमारी अगली क्लास है, हमारी फ्राइडे सैटरडे संडे को जो वो होती है, क्या कहते हैं उसको, हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क, वो भी नहीं होगी अब। हम्म, अगली क्लास एक हफ्ते के बाद जुम्मे को होगी। जुम्मे को पेशावर में होगी और फिर शाम को वहाँ पे जो भी होगा, या तो 20 तारीख तक हमारी छुट्टी है सारी। परफेक्ट सर। तो सब लोग ना ईद मना लें। तो ये कासिम भाई आपकी क्लास है, आज आप क्या पढ़ाएंगे? सर कल हम चीज़ें कर रहे थे, असिस्टेंट के अंदर एडवांस फीचर्स थे, और वो हम्म, एडवांस फीचर ये थे कि किस तरह हम रैग वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज रैग को, फंक्शन कॉलिंग को हम कवर करेंगे, तो ये हमारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर हम्म। कुछ हमारे मल्टी मोडाल्स की चीज़ें रह जाएंगी, तो वो हम्म। हम फिर ईद के बाद ना देख लेंगे। नहीं तो नहीं, कम तकरीबन वो तो मल्टी मॉडल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज ही ये देखते हैं, आखिरी कोशिश करें कि ये खत्म करें आज, डन। ताकि ये ईद की छुट्टी हो जाए। बिल्कुल सर, कोशिश करते फिर हैं कासिम आज। भाई शुरू करें। जी सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है रैग। रैग के बारे में हमने कल बड़ी डिटेल से देखा था कि ये क्या करता है, आपकी वर्ड एम्बेडिंग को इस्तेमाल करता है। अच्छा, वर्ड एम्बेडिंग क्या होती है, उसको एक नज़र हम थोड़ा सा देख के, ताकि एक रिव्यू हो जाए, और फिर हम कोई स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखें वर्ड एम्बेडिंग गूगल, अच्छा तो होता क्या है, आपकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस में जितने भी वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को उठा के, जो सिमिलर एक जैसे वर्ड्स होते हैं, उनका एक क्लस्टर बना दिया जाता है, ग्रुप बना दिया जाता है। ये ग्रुपिंग करने का जो मेथड है, इसके लिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, जो आपको एम्बेडिंग ऑलरेडी प्री ट्रेन करके देती हैं। अच्छा, उससे क्या फायदा होता है कि एक जैसे मीनिंग के जितने वर्ड्स होते हैं वो एक ग्रुप में आ जाते हैं। अब मैं कोई भी जैसे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ क्वीन, तो क्वीन से रेलेवेंट जितने भी आपके वर्ड्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे हाईलाइट 3D स्पेस के अंदर नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, ये करते क्यों है? असल में हम जब भी डीप लर्निंग पे काम करते हैं,
तो डीप लर्निंग ये कहती है कि आपको हर चीज को, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, हर चीज को नंबर में कन्वर्ट करते हैं, और उन नंबर को कन्वर्ट करने को हम वेक्टराइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे एक प्रोफेशनल हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं नमपाई एरे, जिसे हम टेंसर भी कहते हैं। तो इसका मतलब है हर चीज को टेंसर में कन्वर्ट करना होता है। अब क्या हुआ, वर्ड एम्बेडिंग आपकी जो पहले से ट्रेन हुई है, जिसमें तमाम इंग्लिश के वर्ड्स जितने भी थे और जितनी भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनके वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनकी सिमिलर मीनिंग होती है, उनको उठा के एक ग्रुप में रख दिया। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये है कि आप कोई भी सेंटेंस मुख्तलिफ वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए, विकेबलरी इस्तेमाल करते हुए अगर बोलते हैं जिसका कॉन्टेक्स्ट सेम है, तो आप कोई भी दूसरे अल्टरनेट वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए बात करें। एम्बेडिंग से ये फायदा होगा कि हम उसकी एम्बेडिंग, उसके सिमिलर जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं और नंबर में चीजों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था वर्ड एम्बेडिंग का। अच्छा, वर्ड एम्बेडिंग से फायदा ये है क्योंकि नंबर में चीजें होती हैं, तो नंबर के अंदर चीजें वेक्टर सर्च, जिसकी बेस के ऊपर वेक्टर डेटाबेसेस हैं, जो कि पाइन कौन आते ही 750 मिलियन 3 दिन में उसने अरेस्ट कर लिए थे। तो ये पाइन कौन वेक्टर डेटाबेसेस इसी कॉन्सेप्ट के तहत आए कि डीप लर्निंग। अच्छा, मैं डीप लर्निंग की अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है, जनरेटिव एआई भी डीप लर्निंग की सब फील्ड है। डीप लर्निंग ही इसके अंदर इस्तेमाल की जा रही है, जनरेटिव एआई में ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इस वजह से आप जो भी डेटा देंगे, जो भी आप टैक्स में लिखते हो द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो जो भी आप टैक्स या कॉन्टेक्स्ट अपनी प्रॉम्प्ट लिख के इसको देते हैं, आपका प्रॉम्प्ट हमेशा कन्वर्ट होता है टेंसर में, और वो टेंसर भी जो कन्वर्ट हो रहा है वो एम्बेडिंग के थ्रू हो रहा होता है। तो एम्बेडिंग की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब क्या होता है, हम यहाँ पे हैं कि आप चैट जीपीटी 3.5 इस्तेमाल कर रहे हैं या चैट जीपीटी 4 आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो भी आपका ये ट्रेंड मॉडल है, ये पर्टिकुलर एक डेट टाइम तक जितना इंटरनेट के ऊपर डेटा है उसके ऊपर ट्रेन किया गया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नई वेबसाइट, कोई भी ऐसी नई चीज जो कि पहले से मौजूद नहीं है, उस मॉडल के अंदर हमने ट्रेन नहीं करवाया, उसके बारे में जनरेटिव एआई कुछ भी नहीं जानती, तो फिर क्या तरीका है कि हम वो नई इंफॉर्मेशन जो कि आज और अभी बिल्ड हो रही है या आपके एग्जिस्टिंग जो फंक्शन है उसके अंदर मौजूद है, उसके साथ कनेक्ट करवा सकें। तो फिर रूल ये कहता है, इसकी एग्जांपल ले लें कि भाई जनरेटिव एआई जो है वो इंटरनेट के ऊपर जितनी एंटिटीज हैं उनके बारे में जानते हैं, पब्लिक फिगर्स जितने भी हैं उनके बारे में जानते हैं, लाइक इमरान खान और नवाज शरीफ के बारे में भी सारी बातें जानता है जनरेटिव एआई। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि जुनैद कौन है, तो अब जुनैद जो है इतनी ज्यादा पब्लिक फिगर नहीं है। कासिम कौन है, कासिम इतनी ज्यादा पब्लिक फिगर नहीं है। तो आप कासिम के बारे में या पीआईसी के बारे में कोई भी ऐसी चीज जिसकी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, वो इंफॉर्मेशन उसको सिखाना चाह रहे, वो इंफॉर्मेशन उसको देना चाह रहे, और फिर आपकी वो इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हुए जनरेटिव एआई यानी आपका एलएलएम आपको रिस्पॉन्स करे। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि मैं पीआईसी से रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि कब एडमिशन आते हैं, क्या कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, उनके क्या क्या लिंक्स हैं, हमारे कौन कौन से सोशल मीडिया नेटवर्क्स आपके पास लिंक्स मौजूद हैं, हर वो इंफॉर्मेशन जो फीस सबमिट करवाने की हो, कोर्स को अटेंड करने की हो, क्लास की पॉलिसीज हो, वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास लिखी हुई है। और वो लिखी हुई इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, किसी भी फाइल में हो सकती है। वो फाइल आपकी वर्ड की हो सकती है, वो फाइल आपकी पीडीएफ हो सकती है, वो कोई भी फाइल हो सकती है। अच्छा, जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था 10 फाइलें सिर्फ अपलोड हो सकती है। हमने कल चेक किया तो जुनैद ने हमें चेक करके कल बताया। जुनैद, कितनी फाइलें अपलोड हो सकती हैं? सर 10,000 फाइल्स हैं एक वेक्टर स्टोर के अंदर, और हम जितने मर्जी वेक्टर स्टोर भी बना लें। परफेक्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि आपकी अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, आपकी एक किताब ही आप देखें ना, 250 MB तक की आपकी एक यानी पूरी की पूरी किताब होती है, तो आप 512 MB की एक फाइल जिसका मैक्सिमम साइज हो, और इस तरह करते हुए आप 10,000, हजार बोलिए 10,000, सर 10,000, 10,000। 10,000 फाइलें आप अपलोड कर सकते हैं, और उसमें से वो इंफॉर्मेशन उठा के वो खुद ब खुद आपको दे देगा। अच्छा, अब ये होता क्या है, किस तरह काम करता है, तो फिर हम इसके ऊपर यहाँ पे देखना चाहिए। एम्बेडिंग है दोस्तों, तो एम्बेडिंग के अंदर आप कुछ भी लिखोगे,
अच्छा, अननोन पूरे वर्ड को वो सर्च कर रहा है, ये एक एक वर्ड की एम्बेडिंग आपको निकाल के देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। पूरा सेंटेंस जो है तो वो क्या करेगा कि भाई इसके ये एम्बेडिंग है, दूसरा लिखा, आपने इसको मिटाया, इसका इज, उसका भी कोई ना कोई वेक्टर नंबर होगा, तो वो एक एक चीज की इंफॉर्मेशन निकालता है। वर्ड एम्बेडिंग से जब हम किसी भी चीज को गुजारते हैं, आपको बकायदा यहाँ तो चीजें लिखी हुई दिख रही है ना, लेकिन ये 3D स्पेस है, एक्स वाई जी, 3 एक्सिस हैं। तो हर एक डॉट जो कि एक वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, उसका कोई ना कोई 3D स्पेस के अंदर आपके नंबर्स हैं। वो नंबर्स जो हैं वो कहलाते हैं एम्बेडिंग। तो हम क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, तो पाकिस्तान के वर्ड के अगेंस्ट जो 3D नंबर्स होंगे, इसका जिंदाबाद के अगेंस्ट जो भी आपके 3D वेक्टर के अंदर या 3D स्पेस के अंदर जो भी आपके पास डायमेंशंस होंगी, वो आपको रिटर्न करता है। वो आपका कहलाता है एम्बेडिंग। अच्छा, अब इस एम्बेडिंग से क्या फायदा है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो चीज हम सीखना चाह रहे हैं। यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले डायग्राम हम देखते हैं, नीचे वाली ये इंफॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, कोई भी फाइल अपलोड करेंगे, वो फाइल आप समझिए एक किताब है जिसके अंदर 5,000 पेजेस है। अब जैसे हम कल जो सीख रहे थे, तो हमारे पास एक PDF फाइल है, उस PDF फाइल के अंदर सर जियाउल्ला खान की इंफॉर्मेशन, या आप चाहें तो अपनी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाल दें, जो इंफॉर्मेशन उसमें डाल दें। ऐसे इंफॉर्मेशन जो उसके पास नहीं है, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, आपके वालिद क्या जॉब करते हैं, तो आपकी पर्सनल अगर इंफॉर्मेशन भी आप उसको देना चाह रहे हैं PDF की फॉर्म में, वो दे दें। अपने घर के हर फर्द से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कि कौन क्या करता है, कितने बहन भाई हैं, या आपके ऊपर इंफॉर्मेशन क्या देना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एक फाइल लेते हैं, एक फाइल नहीं, 10,000 फाइलें ले सकते हैं मैक्सिमम, और एक फाइल का मिनिमम साइज जो है 512 होगा। आपने एक फाइल अपलोड की, उसके अंदर 50,000 पेजेस हैं। ये क्या करेगा, अच्छा ये पहले ये जितने भी काम थे दोस्तों, ये सब काम मशीन लर्निंग इंजीनियर को या डीप लर्निंग एक्सपर्ट को मैनुअली पाइपलाइन के थ्रू खुद लिखना पड़ते थे। LLM कह रहा है कि आप इस टेंशन से बरी हो जाए, आप सिर्फ मुझे फाइल दें, बैकएंड के ऊपर मैं वही वाले काम जो आप किया करते थे मैं आपको करके दूंगा। वो कैसे कर रहा है, आपने एक फाइल अपलोड की, फाइल अपलोड करने के बाद वो क्या करता है, आपकी फाइल के चंक बना देता है। चंक का मतलब क्या है, आपकी फाइल को पढ़ा, उसमें जितने भी पैराग्राफ्स हैं, उसको हो सकता है वो एक एक पैराग्राफ के अंदर तोड़ दे, हो सकता है दो दो लाइंस के अंदर तोड़ दे। तो चंक जो है वो आपके पैराग्राफ वाइज चीजों को चंक कर देता है, या लाइन वाइज आपको क्या कर देता है, चंक कर देता है। चंक का मतलब है छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दे। अच्छा, अब क्या करता है, जब उसने 50,000 जो पेजेस थे उसके अंदर उसने क्या किया, उसने पैराग्राफ वाइज चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हो सकता है 5 लाख आपके पास चंक बन गए एक फाइल से। अच्छा, उस 5 लाख फाइल को हम क्या करेंगे दोस्तों, एक मिनट, ओके। तो उन 5 लाख फाइलों को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उन 5 लाख फाइल नहीं, 5 लाख जो आपके पैराग्राफ के इंडेक्स हैं, उनको इंडेक्सिंग नंबर ही खुद ब खुद दे देता है कि पहले पैराग्राफ का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे 4,04,99, 4,09,99 लास्ट इंडेक्स होगा, 5 लाख आपके पैराग्राफ्स का इंडेक्स नंबर, यानी उन पैराग्राफ को नंबर दे दे। अब असल कहानी स्टार्ट हुई है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग क्या है, उस पहले पैराग्राफ के अंदर पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, हर वर्ड की एक एम्बेडिंग बनेगी। और वो एम्बेडिंग अभी आपने देखी कि वो उस वेक्टर स्पेस में जाके हर वर्ड के अगेंस्ट जो पर्टिकुलर नंबर होता है वो निकाल के ले आता है। इसका मतलब ये है कि वो एक टेंसर बना के हमें रिटर्न कर देगा। अब क्या हुआ, अब इसको दोबारा से कंसीडर करें कि आपने एक फाइल अपलोड की, और वो अपलोड करने के बाद आपके पास 5 लाख क्या है, वेक्टर्स हैं, यानी नंबर एरे हैं, और हर नंबर एरे में जितने जितने पैराग्राफ के वर्ड्स हैं उनकी एम्बेडिंग मौजूद है। तो वो एम्बेडिंग यहाँ पे आ जाती है, जो कि वेक्टर डेटाबेस बन जाती है, जिसे हम नंबर एरे भी कह सकते हैं। तो आपके पास एक वेक्टर डेटाबेस बन जाती है। उस वेक्टर डेटाबेस की मैनेजमेंट जो है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, पाइथन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या वेक्टर स्पेस जो है अभी आपको दे रहा है, आप इसके ऊपर भी वेक्टर स्पेस बना सकते हैं। तो उसको हम देखेंगे किस तरह बनाते हैं। तो हमारे पास वेक्टर डेटाबेस की फॉर्म के अंदर सारा का सारा डेटा आ चुका है, जो कि एम्बेडिंग होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट ये है कि वेक्टर के अंदर आपके पास जो नई इंफॉर्मेशन थी वो भी नंबर एरे में मौजूद है, वेक्टर में मौजूद है, और हर नंबर के अगेंस्ट कोई ना कोई मीनिंग होगी, पाकिस्तान जिंदाबाद या जो भी आपने टेक्स्ट लिखा था। अब होगा क्या,
आपने कोई नया सवाल किया, आपने क्या सवाल किया? जैसे सर जियाउल्लाह खान की हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड की हुई है, तो हमने पूछा कि सर जियाउल्लाह खान आप रोमन में पूछें या किसी भी लैंग्वेज के अंदर पूछें, क्योंकि एलएलएम तमाम लैंग्वेजेस को समझता है। तो हमने यहाँ पे पूछा कि सर जियाउल्लाह खान कब पैदा हो गए और कौन सी सिटी में पैदा हो गए। तो वो इन्फॉर्मेशन जरा इसको आप समझिएगा कि इसने क्या किया होगा। इसने मुख्तलिफ जो आपके पास पैराग्राफ थे या लाइंस थे, हर पैराग्राफ को इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, हर पैराग्राफ को उसने चंक किया हुआ है। सबसे पहले चंक करने के बाद, अब देखो, मैं अगर एलएलएम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करता और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हुए ये पूरी की पूरी किताब 50,000 पेजेस की होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन देता कि भाई हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान या सर जियाउल्लाह खान कब पैदा हुए, और उससे रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको बता देता। ये सारी की सारी चीजें आपको नीचे ये पैराग्राफ इस किताब में मिलेगी। तब क्या होता, आपके कितने एक्स्ट्रा वर्ड जाते, और हर एक्स्ट्रा वर्ड का मतलब क्या है? वर्ड से मुराद होते हैं टोकन्स। तो जितने ज्यादा टोकन एलएलएम प्रोसेस करेगा उतना कंप्यूटेशनल पावर भी ज्यादा इस्तेमाल होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उतनी ज्यादा कॉस्ट भी आएगी। तो हम इस कॉस्ट को बचाने के लिए क्या करते हैं, आपके इस एम्बेडिंग या रैक के कॉन्सेप्ट ने क्या किया कि पूरी किताब में से जब आपने लिखा कि वो कब पैदा हुए, तो उसने कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिया कि सिटी के बारे में पूछा जा रहा है और कब पैदा हुए बर्थ के हवाले से यानी इंफॉर्मेशन मालूम की जा रही है। तो अब क्या हुआ, उसने तमाम चीजों को, पहला पैराग्राफ इग्नोर कर दिया, दूसरा पैराग्राफ इग्नोर कर दिया, तीसरा पैराग्राफ, तो जितने भी उसके पैराग्राफ थे उसने सारे पैराग्राफ को इग्नोर करके ये पैराग्राफ जो है ये खुद निकाल लेगा। ये है आपकी एम्बेडिंग, ये है कॉन्सेप्ट आपका रेग नॉलेज रिट्रीवर। तो नॉलेज रिट्रीवर से हमें ये फायदा हो रहा है कि जब भी आप कोई भी किताब, कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे, उसके अंदर 50 लाख आपके पैराग्राफ हो, लेकिन होगा क्या, 50 लाख में से जो रेलिवेंट पैराग्राफ्स होंगे जिसके अंदर आपके सवाल जो आपने प्रॉम्प्ट किया उसको सपोर्ट करने के लिए जो आंसर होगा, कॉन्टेक्स्ट होगी, इंफॉर्मेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ वो पैराग्राफ आपको वो रिटर्न करेगा। और ये कौन रिटर्न कर रहा है? अभी तक एलएलएम नहीं कर रहा, ये कर रहा है आपको वेक्टर सर्च, जिसे हम कहते हैं रिट्रीव कंटेंट, जिसे हम कहते हैं नॉलेज रिट्रीवर। तो इससे क्या फायदा हो रहा है? इससे देखिए दो दो फायदे। पहला फायदा, आप रेलिवेंट कंटेंट देते हैं जिससे क्या होता है, कंप्यूटेशनल पावर जो होती है कम इस्तेमाल होती है। दूसरा फायदा क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ टोकन जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। आप 50 लाख पेजेस भी देते हैं ना, तो वो इंफॉर्मेशन आपको यही जवाब देता है कि सर जियाउल्लाह खान कब पैदा हो। लेकिन क्या हुआ कि वेक्टर सर्च के इस फंक्शन ने एलएलएम को देने से पहले 50 लाख या 5 लाख पैराग्राफ में से सिर्फ एक या दो पैराग्राफ निकाले जो कि आपके सवाल को सपोर्ट करे, या जो भी आपकी क्यूरी होगी उसको सपोर्ट करेंगे। तो आपका सवाल और उसका आंसर देने के लिए जो पैराग्राफ है वो दोनों मिलके फिर वो जाते हैं एलएलएम के पास। तो जब वो एलएलएम के पास जाते हैं नॉलेज रिट्रीव करने के बाद, तो आपका एलएलएम फिर उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आपको रिस्पॉन्स कर देता है। तो इससे दो फायदे हमें मिल गए। पहला फायदा, टोकन आपका रिड्यूस हो रहा है, कंप्यूटेशनल पावर जो है वो कम इस्तेमाल होगी। तो आपका आंसर जितना कम कॉन्टेक्स्ट होगा, कंटेंट होगा, उतना जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जितना ज्यादा आप इसको कंटेंट देंगे, जितनी ज्यादा आप इसको यानी फाइल्स देंगे, उतनी प्रोसेसिंग टाइम जो होगा ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो एक एक चीज को पढ़ेगा। हो सकता है पहले पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में, तीसरे पैराग्राफ में, तो ये रन टाइम पे ही एलएलएम फिर प्रोसेस करता। तो इसका फायदा बताना चाहेगा दोस्तों इस प्रोसेस को? एनीवन? सबको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर, आवाज क्लियर है आपकी। अच्छा ठीक है। अच्छा पार्टिसिपेंट, ओके, जितने पार्टिसिपेंट हैं अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तो हम आगे चलें दोस्तों। जी, या कोई जी बताना चाहे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि कंसेंसस जब मिल जाते हैं ना कि हाँ वाकई सामने वाले को चीज समझ आ रही है जो बताए, तो दिल थोड़ा सा मुतमईन हो जाता है। तो कोई इस प्रोसेस को बताना चाहेगा कि वर्ड एम्बेडिंग यानी जो रैक का कॉन्सेप्ट है और उसमें हमारी एम्बेडिंग किस तरह मदद करे? एनीवन? आदिल भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जिशान? जी जिशान। सर, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल।
मैं इसे सर थोड़ा सा अगर बता दूं आसान अल्फाजों में जो मुझे समझ में आई है, तो बेसिकली वो होता ये है कि हमें जब कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट दिया जाता है या बहुत बड़ी पीडीएफ दी जाती है, तो हम उससे क्या करते हैं, छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट करके यूजिंग जो अभी आपने समझाया एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट, कि हम उसे जो नहीं है वेक्टर टेक्स्ट वेक्टर जो नहीं है काउंटिंग में चेंज कर देते हैं, ताकि एलएलएम को पढ़ने में और नॉलेज ढूंढने में आसानी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, अपने पूरे टेक्स्ट को पहले छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं, फिर उनके वेक्टर्स बना के इंडेक्सिंग के जरिए हम अपने पास वेक्टर डाटाबेस में स्टोर कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे ही कोई हमारा क्यूरी या क्वेश्चन आती है, तो वो क्या करता है कि उस क्यूरी और क्वेश्चन से आपका रेलेवेंट जो इंडेक्स है या रेलेवेंट पैराग्राफ जैसे आपने बताया, वो फाइंड करता है और आपका आंसर आपको फौरन से दे देता है। इसके फायदे जैसे आपने बताया कि टोकन हमारे इसमें कम लगते हैं, बिकॉज हम जो है वो फौरन से उस पैराग्राफ तक पहुंच जाते हैं। हम पूरे जो डॉक्यूमेंट के अंदर एक एक चीज एक एक लाइन वो टोकन्स पे नहीं जाते, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि पूरी बुक रीड करने बैठे हैं तो उसमें जितने टोकन्स होंगे उसकी कॉस्ट जो हमें पड़ेगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये इस तरह से भी बेनिफिट है। इसके अलावा अगर इसके हम प्रैक्टिकल बेनिफिट्स देखा जाए, तो जैसे हमने कहा कि हमारे पास कोई वेबसाइट है जो कि चाहती है उसका स्टैटिक डाटा है जो कि वो यूजर्स को दे सके, जैसे एफएक्यूज हम होते हैं, तो एफएक्यूज का सेक्शंस होता है या हिस्ट्री होती है किसी वेबसाइट की या किसी भी कंपनी की हिस्ट्री होती है, आप वो एक पीडीएफ में रख सकते हैं और उसको वेक्टर डाटाबेस में स्टोर करके तो तमाम यूजर्स को अवेलेबल कर सकते हैं। तो ये इसका एक प्रैक्टिकल यूज केस हो सकता है सर, मुझे ये समझ में आया। ओके, परफेक्ट हो गया। चल अब इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं, जब ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया अब ये होगा कैसे। अच्छा देखें, ये जो चीज़ हम इस्तेमाल करने वाले हैं, आपको याद रहे कि हम इसको कनेक्ट करेंगे किसके साथ, असिस्टेंट के साथ। असिस्टेंट कल हमने पढ़ा था कि असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट के अंदर थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स को चलाने के लिए रन का ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो आपके पास जो थ्रेड है, थ्रेड आपकी असल इंफॉर्मेशन रखता है और जो भी आप सवाल करेंगे वो भी इसमें मौजूद है, और जो भी लास्ट रिस्पॉन्स आएगा, चाहे वो ChatGPT की तरफ से आ रहा है, दूसरे एजेंट की तरफ से आ रहा है, टूल की तरफ से आ रहा है, कहीं से भी कोई भी आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, वो लास्ट आपका आउटपुट भी, यानी जीरो से एंड तक जो भी कम्युनिकेशन आपकी होगी वो थ्रेड्स के अंदर मौजूद होगी। और उस थ्रेड को एग्जीक्यूट करने का जो जिम्मेदार होता है वो रन का आपका कंपोनेंट होता है। तो इस चीज को करते हुए हम दोस्तों काम करने वाले हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये सारी की सारी चीजें इसने दोबारा से हमें बता दी। असिस्टेंट क्या है, थ्रेड्स क्या है, मैसेज क्या है, रन क्या होता है, और ये हमारे पास रन सेटअप हम किस तरह करते हैं, जिसके अंदर आप रिट्रीवल यानी इस्तेमाल कर सकते हैं, फंक्शन कॉलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंटरप्रेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तीनों ऑप्शन हमने देखा था कि भाई फिजिकल या आप यूआई इंटरफेस से भी वो सारी चीजें आई थिंक बना सकते थे। तो यहाँ पे आपने देखा था कि कितना बनेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक यहाँ पे कोई असिस्टेंट नहीं बना हुआ, क्योंकि हम हाथों हाथ बनाते हुए उसको डिलीट कर देते। तो अब हम असिस्टेंट जो बनाएंगे वहां पे आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी कीज है हम उसको अपलोड करना चाह रहे हैं, या आपने यहाँ पे चलाया। ठीक है, वार्निंग जो भी आ रही है कल भी हमने इग्नोर की थी, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अच्छा, कंफर्म करने के लिए कि भाई आपकी कीज लोड हो चुकी हैं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट इम्पोर्ट OS, और यहाँ पे आके प्रिंट OS डॉट गेट env, और हमारे वेरिएबल का नाम था my name। ठीक है, आप लोग चाहें तो अपने कीज डायरेक्टली देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मोहम्मद कासिम अगर आ रहा है तो ये वेरिएबल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के वेरिएबल से लोड होके आ रहा है। ठीक है जी, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। नॉलेज रिट्रीवल, अभी इसके ऊपर हमने सारी बात की है, पूरी पूरी हमने ये हायरार्की देख ली कि नॉलेज रिट्रीवल हो किस तरह रही। नॉलेज रिट्रीवल का मतलब है कि आप कोई भी नॉलेज अपलोड करते हैं और वो नॉलेज आपकी किसी भी फाइल की सूरत में हो सकती है। तो वो फाइल की सपोर्ट आप लोग देख लीजिएगा कि डॉक्स फाइल है, एक्सेल फाइल है, PDF फाइल है, तो कौन कौन सी फाइल्स को वो सपोर्ट करता है, तो वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। हम सबसे ईजी और यूज होने वाला फॉर्मेट टेक्स्ट के अंदर जो होता है वो आपके पास PDF है। तो इसको हम देखना चाह रहे हैं कि ये किस तरह होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने एक इन्वायरमेंट को लोड कर लिया है, तो जितने भी वेरिएबल्स थे आपकी .env की फाइल के अंदर, चाहे वो Gemini की API कीज हो या OpenAI की, वो सारी कीज लोड हो गई हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लाइंट बना रहे हैं। तो क्लाइंट बनाना आप लोग को पता है दोस्तों, ये आपकी कनेक्टिविटी है OpenAI के सर्वर के साथ। तो अगर आपके पास रेलिवेंट या वैलिड कीज मौजूद है तो आप इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज यहीं पे कोई एरर आ जाता, इनवैलिड कीज वगैरह का। नेक्स्ट हम चलते हैं।
अब हम क्या कहते हैं दोस्तों, सबसे पहली चीज, अब ये आपके ऊपर है दोस्तों, आप पहले फाइल अपलोड कर लें, पहले असिस्टेंट बना लें। अब आपको ये पता है कि एंड के अंदर, रन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब वो रन करेगा तो कौन सी रिट्रीवल असिस्टेंट को इस्तेमाल करना है, फंक्शन कॉलिंग को इस्तेमाल करना है, तो ये रन टाइम पे उस वक्त करेगा। और ये सारी सेटिंग जो होगी हम असिस्टेंट के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे आप पहली चीज देखें, टाइपिंग हमने कल चेंज कर दी थी ना। ओके, तो कल वाली क्लास के अंदर हमारे पास टाइपिंग मौजूद थी, ये असिस्टेंट वाली, बल्कि ये आ रही है ना, इस पर कोई एरर नहीं था। ओके, चलाते हैं अच्छा सर, दूसरे part को। लेटेस्ट को ले लेते हैं रिपो में से। इसमें ना कुछ अपडेट थी वो टूल के नेम्स की और अपलोड की लॉजिक की ना, तो रिपो में ऑनलाइन अपलोडेड है हमारी। लेटेस्ट कंप्लीट जो है ना वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। अच्छा, ये लेटेस्ट वाला, हाँ नहीं, प्रीवियस फाइल थी ना ये वाली, इसमें चेंज अ, नहीं किया है, चेंज कर दिया है आगे वाली नहीं सर, फाइलों में। सर जो नेक्स्ट नॉलेज रिट्रीवल है ना उसको उन्होंने एक तो नेम चेंज कर दिया था, सेकंड उनकी जो अपलोड की एपीआई थी ना वो उन्होंने चेंज कर दी थी। तो क्या ठीक कि है, कल क्लास से पहले मैं उनको अपलोड कर दिया था हमारी जो रिपो है ना उसके अंदर। तो हम अच्छा, लेटेस्ट डेट का कमिट ले लेते हैं। तो हम काम ओके। करते हैं, मैं यहाँ पे आके जो भी लास्ट है हमने यहाँ पे कर लिया पूरा। ठीक है, अच्छा अब मैं कुछ नहीं करता, डेस्कटॉप या एसी, नॉन जनरेटिव एआई 6, और यहाँ पे आपने क्लाउड नेटिव में अपडेट किया है? बिल्कुल सर, इसी के अंदर ही है, सिर्फ रिफ्रेश कर लें आप इसको ना, ब्राउजर को। अच्छा, नहीं मुझे उठा के ना वहाँ पे इसको पोजीशन चेंज करना पड़ेगी ना। तो यहाँ पे क्लास 1, और हमारे पास कौन सा कोर्स के अंदर आपने रखा हुआ है, प्रोजेक्ट 1 के अंदर, इसकी सारी चीज़ें मैं वहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो हम 6 से आगे उठा लें। जी सर, 07। ठीक है, सारों को मैंने उठाया, कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ जहाँ मैंने रखी हुई है वहाँ रखते हैं ना, क्योंकि कोड में कहीं और से चला रहा हूँ और रैपो कहीं और रखी हुई है। क्या है ऐसी, ये आपके पास यहाँ से मैं डायरेक्टली चला रहा हूँ, कोड प्रोजेक्ट 1, यहाँ पे आके हमने किया पेस्ट, रिप्लेस, एक मिनट, रिप्लेस ऑन, ओके जी। अच्छा, अब इसमें हमने माउंटिंग करी हुई है, इसका मतलब है कि अपडेट हो जाना चाहिए, रिस्टार्ट करना है, बिल्कुल रिस्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अब मैं कोड पहले देख लेता हूँ कि चेंजेस हुई है या नहीं। चेंजेस क्यों नहीं हुई, इसको बंद करके दोबारा खोलें। तो यहाँ पे हम आते हैं, दिस, रिफ्रेश, टाइम क्या आ रहा है, 11 दिन पहले, नहीं रिट्रीव नहीं हुआ इसका मतलब। सर हो गया रिफ्रेश। हो गया कोड, जी सर, कोड अपडेटेड है जी, स्टेप 1 11 में। दिन एक पॉइंट दिखा रहा है। अच्छा जी, ठीक है, स्टार्ट कर। आपने सबसे पहले क्रिएट क्या किया है, वेक्टर, और ये है वेक्टर स्टोर। ठीक है, वेक्टर स्टोर आपको ये फायदा दे रहा है दोस्तों, पहले आपने क्या करना पड़ता था कि हर दफा आप फाइल अपलोड कर रहे थे। अच्छा, आपने क्या किया, 10 फाइलें ली और 10 फाइलों को आपने कन्वर्ट किया वेक्टर के अंदर, और उसको आपने एक डेटाबेस का नाम दे दिया, या उसको आप कह रहे हैं वेक्टर स्टोर। तो वेक्टर स्टोर के अंदर आप डायरेक्टली आपने सर्च दिया, बायोग्राफी के नाम से एक वेक्टर स्टोर बना दिया। इससे फायदा ये है कि कोई नई फाइल भी अगर आती है तो उसको हम इसी वेक्टर में एम्बेडिंग के थ्रू कन्वर्ट करके स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जुनेद, आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। देखें, अब हमने यहाँ पे फाइल्स को अपलोड करना है और ये चीज़ तो हमें समझ ली कि अच्छा जब हम अपलोड करते हैं तो अपने अपने पास ही जो हमने ऊपर अभी 4 स्टेप्स देखे थे कि अच्छा उसकी चंकिंग करेगा, फिर उसके बाद एम्बेडिंग करेगा, फिर उसको सेव करेगा वेक्टर स्टोर के अंदर। तो जो पहले 4 स्टेप्स हैं ओपन है अपने पास ही ले लिया। उसने कहा मैं आपको खुद ही कर देता हूँ, तो उसने हमें एक एपीआई यहाँ पे बना के दे दी। या पाइथन में उसने हमें एक फंक्शन बना के दिया, उसने कहा कि पहले आप जाके बनाओ कोई वेक्टर स्टोर। तो उस वेक्टर स्टोर के अंदर जब आप जाके कोई भी फाइल को अपलोड करोगे, अभी पीडीएफ हो सकती है, बाद में कोई और फाइल भी आप कर सकते हैं। तो उस फाइल के मैं वो सारा जो प्रोसेस करूंगा उसके बाद में उसको जो सेव कर रहा ना, मैं ऐसे नहीं करूंगा कि रैंडमली कहीं पे भी सेव करना शुरू कर दूंगा, बल्कि आपके अकाउंट के या प्लेटफॉर्म के अंदर आपके पास मैं एक वेक्टर स्टोर बनाऊंगा और उसके अंदर फिर मैं इसको अपलोड करूंगा,
ताकि उस वेक्टर स्टोर में जा रहा हो डेटा, ताकि अगर कोई आप डिफरेंट रेस्टोरेंट्स बनाते हो तो आप डिफरेंट वेक्टर स्टोर बना लेना हर एक के लिए। अच्छा दोस्तों, अब हमें कोड हमेशा छोटे छोटे चंक के अंदर चलाना चाहिए। वैसा सारा कोड हमने एक पे लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं जस्ट देखने के लिए कि क्या इफेक्ट आपका पड़ता है पीछे बैकएंड के ऊपर। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वाली जो हमारा यानी कंपोनेंट है कि हमें वेक्टर स्टोर बनाना। ठीक है, ये कोड मैं जैसे ही चलाता हूँ। अच्छा, अब हम ओपन एआई के ऊपर आ जाते हैं, और ओपन एआई के अंदर जो आपके पास असिस्टेंट बनता है, असिस्टेंट के अंदर वेक्टर स्टोरेज, वेक्टर स्टोर, प्रोसेस हो रहा है ना, या तो ये खत्म हो जाए या सर तो नॉर्मली काफी स्लो है क्या ब्राउजर चीज। में, इनकी यूआई काफी स्लो है, मेरी आई है। चलो शुक्र है तो ना। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, चंक की सूरत में चला के कि हमने जैसे ही क्रिएट किया तो यहाँ पे वेक्टर स्टोर बन गया। और ये हमेशा आप अपने कोड को वेरीफाई किया करें। नेक्स्ट वाले कंपोनेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब ये हम अपनी लोकल क्लाइंट पे काम कर रहे हैं, सर्वर के ऊपर ये काम नहीं हो रहा। ये क्या कर रहा है, एक हमारे पास पीडीएफ की फाइल है, उस पीडीएफ की फाइल में वो क्या करता है, आपकी फाइल को रीड करता है। और रीड करने के बाद, ये इसका पूरा पूरा पाथ है ना, आपकी 10 फाइलें भी हो सकती थी वेक्टर स्टोर में। तो ये क्या कर रहा है, पहली फाइल का जो पाथ है उसको रीड करके, और उसको आरबी, आरबी का मतलब है रीड, और बी का मतलब है बाइनरी फॉर्मेट। इसका मतलब क्या हुआ, इस कोड को अगर मैं चलाता हूँ कॉपी, इसको अब दोबारा तो नहीं चलाएंगे। इस कोड से क्या होगा, अगर आप देखें फाइल स्ट्रीम स्क्वायर ब्रैकेट 0, क्योंकि इसके अंदर वो टैक्स आया होगा। तो आप देख रहे हैं आपकी पूरी की पूरी जो फाइल है वो बफर के अंदर बाइनरी फॉर्मेट के अंदर एज अ इनपुट कन्वर्ट हुई है। इसका मतलब है इस फाइल के अंदर जितना भी टैक्स है वो रीड होगा, लेकिन बाइनरी फॉर्मेट में होगा, तो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। अच्छा, तो ये आपने पहली फाइल, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल जो है, वो इनपुट आउटपुट जो बफर आपके पास रीडर है वो खुद ब खुद मैनेज करता है बाइनरी फॉर्मेट को। अच्छा, फिर आगे हम चलते हैं। इसके अंदर मतलब क्या है कि 0 के अंदर, 1 के अंदर, 2 के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी उन तमाम फाइल्स को रीड कर लेगा। अच्छा, फिर आगे हम चलते हैं। हमने फाइलों के नाम यहाँ पे दे दी, तो आपकी पीडीएफ, डॉक्स और दूसरी फाइलें होती हैं वो रीड। जी, ये डेटा हमारी हार्ड डिस्क के अंदर है। तो अगर आप यहाँ पे आके देखें, तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं 06 के अंदर, इसी में है ना, इसी में रैक, और यहाँ पे हम कौन सा वाला कर रहे हैं, नॉलेज रिट्रीवर, ये रहा जीरो। 7। ठीक है दोस्तों, तो ये जिया प्रोफाइल की जो फाइल है हमने इसका नाम दिया, चेक कर सकते हैं, जिया प्रोफाइल डॉट पीडीएफ, जिया प्रोफाइल डॉट पीडीएफ, ये वाली फाइल। अच्छा सर, एक वक्त में एक ही फाइल अपलोड कर सकते हैं या मोर देन वन भी कर सकते हैं? अच्छा, अब ये एरे, अब मुझे बताएं, क्या ये लिस्ट है, तो अब इसका क्या मतलब है। मोर देन वन कर सकते हैं हम। और देन 1 कर सकते हैं, ठीक है, आंसर। अच्छा, तो आपने जो भी फाइलों के नाम है यहाँ पे आपने लिख देना है। अब इसको लिखें os.dir लिस्ट से आप लोड करें, डायनामिक लोड करें, वो आपके ऊपर है। जैसे मेन चीज हमें फाइल का नाम चाहिए और पाथ। ये दोनों, ये दोनों पे हो। यार देखो, अभी तो इन्होंने वेक्टर स्पेस खुद से दिया मैनेज करने के लिए, जो कि बहुत ही लो कॉस्ट में मिलेगा, बहुत ही एफिशिएंट होगा, उसकी लेटेंसी बहुत कम होगी। तो ये जो वेक्टर स्टोर दे रहे हैं वो हर तरह से आपका एफिशिएंट होगा। ठीक है। अच्छा, हम जो बनाएंगे उसकी स्केलिंग, उसकी सिक्योरिटी, सब चीज हमें खुद मैनेज करना होगी। सिर्फ कुछ डॉलर बचाने के लिए आप पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी को खत्म कर देंगे। तो इसलिए ये आपकी मर्जी है कि वेक्टर स्टोर आप चाहे तो पाइनकोन पे बनाएं, आप खुद ब खुद पाइनकोन या जो भी ओपन सोर्स आपके पास डेटाबेसेस हैं, वेक्टर डेटाबेसेस, उसकी माइक्रो सर्विस चला के उसके अंदर आप स्टोर करवा दें। ये टोटली आपके ऊपर है। तो अभी हम जो बनाएंगे वेक्टर, वेक्टर स्पेस जो भी हमने बनाया है, अभी आप देख सकते हैं हमने उसको बिल्ड किया है कहाँ पे, ओपन एआई के ऊपर, जो इनका लाइक एग्जिस्टिंग सर्विस हम खुद भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, नेक्स्ट वाला पार्ट ये कह रहा है कि आप क्लाइंट डॉट बीटा डॉट वेब टेस्ट हो, और उसके अंदर फाइल को बैजेस की सूरत में अपलोड करो।
पेजेस का मतलब ये है कि पहली फाइल के अंदर 500 पेजेस हैं, तो आप 100 करके पहली फाइल के 100 करके पेज अपलोड कर दो। वो जो भी उसकी कैपेसिटी होगी, इंटरनेट की स्पीड, अपलोडिंग होगी, उसके मुताबिक वो खुद मैनेज कर रहा होगा। तो वो बेच बना के अपलोड करेगा। और बेच से ये फायदा होगा, उसको पता होगा कि कौन सा चंक अभी तक अपलोड हो चुका है और आगे का चंक मुझे अपलोड करना है। तो ये सारी जिम्मेदारी इसकी है। अब ये जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? हमने कहा कि फाइल के बेच बनाने, और आपने क्या करना है, अपलोड एंड पुल कर। ठीक है। अच्छा, अपलोड एंड पुल यानी खुद ब खुद जो काम हो गया उसको आप पुल कर दो। पहली फाइल अपलोड होगा, दूसरी होगा, तीसरी होगा, तो उसको अपलोड करता जा रहा है। अब होगा क्या? हमने सबसे पहले बताया कि वेक्टर स्टोर जो अभी हमने ऊपर बिल्ड किया है, डबल कोटेशन के अंदर जो आपके पास ये वेक्टर स्टोर यहाँ पे आ रहा है, इसका नाम भी मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। उसकी ये जो आईडी आ रही है, आईडी भी कॉपी की जा सकती है। असल तो ये आईडी है। ठीक है। इस आईडी को आप कॉपी कर सकते हो या डबल कोटेशन में वहां पे आप कॉपी पेस्ट करके स्टैटिक दे सकते हो, क्योंकि हमने डायनामिक ऊपर बनाया है, तो जो भी आईडी बनी होगी उस आईडी को आप यहाँ पे ले लेना। अच्छा, अब पता है प्रॉब्लम क्या है? ये ओवरराइड ना हो, तो मैं इस लाइन को फिल वक्त कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर मैं चला चुका हूँ। ऊपर मैंने चलाई थी ना इंडिविजुअल तौर के ऊपर, तो ताकि दोबारा वेक्टर स्टोर ना बन जाए, उसकी आईडी चेंज ना हो जाए, या बनता है तो बनने दें, सेम नाम का है वो, खुद ब खुद वही उठाएगा। लेट्स सी क्या होता है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हमें इस वेक्टर स्टोर के अंदर, ये उसकी आईडी है जो कि ऊपर से आ गई होगी, और वो आईडी आपको मैंने दिखा दी, उसके अंदर चीजें एम्बेडिंग करते हुए अपलोड करनी है। ये जिम्मेदारी इसकी खुद की है। हमने कहा फाइल्स, फाइल्स जो है स्ट्रीमिंग के अंदर आपने दे दिया, जो नंपा एरे, अभी नंपा एरे नहीं है, फाइलों के नाम और पाथ जो कि बाइनरी फॉर्मेट में है, वो आपने यहाँ पे बता दी। तो अब आपका क्या होगा, ये खुद ब खुद इन्होंने बैकएंड के ऊपर चीजें लिखी हुई होंगी, लूप चल रहा होगा, पहली फाइल, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, एम्बेडिंग होते हुए वहां पे जा रहे हैं। लेट्स सी, ये कोड हम चलाते हैं। कोड चल रहा है। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई कंप्लीटेड फाइल काउंट्स, कैंसिल कोई भी नहीं हुई, कंप्लीट एक फाइल अपलोड हुई है, कोई भी एक फेल नहीं हुई, कोई इन प्रोग्रेस नहीं है, टोटल फाइलें हमारे पास इतनी थी। तो लेट्स सी भाई यहाँ पे क्या चेंजेस आई। तो हम यहाँ पे आते हैं वेक्टर और रिफ्रेश। अच्छा, क्योंकि वो एम्बेडिंग है तो आपको एम्बेडिंग दिखा, अब वो यूजर इंटरफेस कुछ भी हो सकता है। तो भाई यूजर इंटरफेस आप इसकी यानी वेक्टर देख सकते हो, नहीं देख सकते, किस तरह का फॉर्म है। तो अभी तो ये कुछ नहीं दिखा रहा, मुझे नहीं लग रहा, सिर्फ वेक्टर स्टोर ही आपको दिखाएगा। आईडी है, उसकी मेमोरी कितनी ले रहा है। ठीक है। आपकी 0.GB जो है पर डे के हिसाब से ये पैसा चार्ज करे, कर ले। अभी तक हमारा साइज क्या है, वो साइज नहीं आता, लेकिन 2 दफा बन गया। ठीक है। तो 2 दफा बनने का टाइम से हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ऊपर वाला नया है, नीचे वाला पुराना है, तो दोनों के नाम सेम है, लेकिन ये अलग अलग कैसे हैं, ये अलग अलग ऐसे हैं दोस्तों, नीचे वाले की आईडी अलग है, ऊपर वाले की आईडी अलग है। और हम किसी भी वेक्टर स्टोर को जो इस्तेमाल करते हैं उसके नाम से नहीं करते, उसकी आईडी से करते हैं। तो नीचे वाला वेक्टर स्टोर जो है, ये क्या मसले आ रहे हैं, वेट कर लेते हैं भाई। ओके, अल्लाह। सर इनके साइज डिफरेंट क्यों गए हैं? एक क्या 0 KB है और एक का 11 KB है, हालांकि कौन हमने कुछ बताए? चेंज भी नहीं। आप इसके खुद बताओ क्यों, ये दो नाम सेम है, लेकिन क्या है, उनकी चीजें अलग है ना। मैं एक्सेस पेजेस दोबारा से इसको हम लोड कर लेते हैं। फारूक अच्छा, तो एक पे उसकी फाइल वजह है, तो हाँ, एक में फाइल अपलोड हुई, एक के अंदर नहीं हुई, तो उसने बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पे चेक करते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ फाइल्स जो भी इसके अंदर अपलोड हुई हुई यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। और फाइल सिंपल एक फाइल है, उसका वेक्टर वगैरह आपको नहीं दिखा रहा, ठीक है, ना दिखा, लेकिन बैकएंड पे आपकी बाकायदा वेक्टर होगा। ये जो बना हुआ है इसमें कोई मेमोरी ही नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। इसके अंदर डेटा मौजूद है, ठीक है भाई, आपका डेटा इसमें मौजूद है। इसके अंदर डायरेक्टली वेक्टर सर्च वगैरह इन्होंने नहीं दिया। अगर आप अपनी वेक्टर डेटाबेस बनाते तो हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे जाके अभी सर्च कर रहे थे ना, इसको मैं भी बंद कर दूंगा, क्योंकि ये आपकी बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा होगा, इससे यही पेज। ठीक है। तो जिस तरह ये वेक्टर स्पेस आपको दिख रहा है, तो आपकी वेक्टर डेटाबेसेस के इंटरफेस पे क्या पता आपकी प्रोफाइल जो भी आपने वो फाइल्स की एम्बेडिंग बनाई है, उसका भी वेक्टर स्पेस इस तरह आपको दिखे, और वेक्टर सर्च के जो फंक्शंस होते हैं वो अप्लाई हो सकते थे। तो दोस्तों, आपकी वो फाइल जो है वेक्टर स्टोर पे अपलोड हो गई। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने अपना एक वेक्टर स्टोर बनाया, उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स अगर होती तो उनको अपलोड कर दिया, जो कि एम्बेडिंग में कन्वर्ट होकर वहां पे सेव हुई है, ये बात याद रखें। तो जब ये कोड चल गया तो हमने आगे खुद ही प्रिंट करवा दिया। आपकी जो बेच फाइल्स थी उसका स्टेटस चेक कर लिया, स्टेटस आया कंप्लीटेड,
और इसी तरह जो नंबर ऑफ फाइल्स आपने अपलोड किए उनके आपने काउंट्स देख लिए तो उसके काउंट्स जो निकाल। अच्छा, इसका सीधा सा हल ये है कि आपने अगर पूरी डिटेल देखनी है कि इसके अंदर क्या है, तो आपको लास्ट टाइम बताया था, डायरेक्टली आप इसको प्रिंट करवा के देख लें। इसके अंदर इतनी सारी चीज, वेक्टर स्टोर, फाइल पेज, उसकी आईडी है, कब क्रिएट हुआ है, टाइम स्टैम्प है, आपके पास फाइल काउंट के अंदर ये डिटेल आती है कि फाइल कैंसिल हुई है नहीं हुई है, ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीजें आ सकती थी, स्टेटस के अंदर ये चीजें आ रही हैं। तो आप हमेशा जो चीजें लिखी हुई हैं उसके ऊपर रिलाय ना किया करें, आप उसको डायरेक्टली प्रिंट करवाएं और देखें उसमें कौन कौन से मेथड और एट्रीब्यूट नजर आते हैं। ये हमेशा आपकी प्रैक्टिस रहना चाहिए। नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। हमारे पास एक वेक्टर डेटाबेस मौजूद है, उसके अंदर फाइल भी आपने अपलोड कर दी जो कि एम्बेडिंग के थ्रू कन्वर्ट भी हो गई है। अब नेक्स्ट वाला काम क्या है, हमें असिस्टेंट बनाना है। असिस्टेंट के अंदर नॉलेज रिट्रीवल का जो टूल है वो इनेबल करना है, और वहां पे नॉलेज रिट्रीव करने के लिए जो वेक्टर स्पेस इस्तेमाल होगा वो आपको प्रोवाइड करना है। अब अगर हम देखते हैं, हमने कहा क्लाइंट डॉट बीटा डॉट असिस्टेंट क्रिएट करो, असिस्टेंट का नाम बताया कि भाई उसका नाम आप रखना स्टूडेंट सपोर्ट असिस्टेंट। उसके बाद इंस्ट्रक्शन जो कि आपके सिस्टम का रोल होता था जब आप चैट कंप्लीशन करते थे, तो आपने यहाँ पे उसका रोल बताया कि ये क्या करेगा, ये एक चैटबॉट के तौर पे काम करेगा या असिस्टेंट के तौर पे काम करेगा जो कि नॉलेज रिट्रीव करेगा और स्टूडेंट को रिस्पॉन्स करेगा क्यूरी अबाउट जियाउल्लाह खान। अच्छा, अब ये आप बता दिए कि ठीक है भाई, ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के हिसाब से या पर्सन के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स करेगा, इसका सिर्फ यही काम, इसके अलावा वो दूसरा काम ना करे। नेक्स्ट वाला क्या है, आपने मॉडल बता दिया, जितना पैसा है उसके हिसाब से अच्छा वाला इस्तेमाल कर लें। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दोस्तों, आपने टूल्स बताए। टूल्स में लास्ट टाइम आपने देखा था, आपने कोड इंटरप्रेटर इस्तेमाल किया था। अब जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी टाइप जो है फाइल सर्च। तो फाइल सर्च का मतलब है नॉलेज रिट्रीवल। तो नॉलेज रिट्रीवल जो है ये फाइल में जाके सर्च किया करेगा। अच्छा, फिर हमने नेक्स्ट चीज बताई कि टूल्स रिसोर्स, ये जो टूल्स आपकी फाइल को सर्च करेगा, कहाँ से सर्च करे, वो सर्चिंग की जो आपके पास यानी डिटेल है, जो भी इसकी कनेक्टिविटी है, तो क्योंकि डायरेक्टली इसी के साथ वो इंटीग्रेट हुआ हुआ है, इन्हीं की आपकी वेक्टर डेटाबेस है, तो इस वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपने कुछ नहीं किया, आपने कहा टूल रिसोर्स फाइल सर्च के लिए जो होगी उसके अंदर डिक्शनरी पास कर दी, और डिक्शनरी में बता दिया वेक्टर स्टोर आईडी, और सिंपल जो आपने वेक्टर स्टोर आईडी ऊपर देखी है या जनरेट की है वो आईडी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ये पास कर दी। अच्छा, अगर ये नहीं होता, हम अपना बनाते, तो दोस्तों फिर रूल ये होता कि वेक्टर सर्च पहले आपके फाइल में होता एम्बेडिंग, और वो एम्बेडिंग आपका सवाल और उसको सपोर्ट करने वाला जो आंसर है वो पहले निकलता, और फिर वो दोनों मिलके जाता आपके प्रॉम्प्ट के अंदर, और फिर उसको एलएलएम परफॉर्म करता। तो आप अपने कस्टम पे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी पाइपलाइन में आर्किटेक्चर में चेंजेस आएंगे। अभी जो है ये खुद जिम्मेदारी ले रहा है कि इसने आपको टूल दे दिया, टूल के अंदर आप फाइल सर्च इनेबल कर दो, और उसके बाद जिस वेक्टर स्टोर से उसको सर्च करना है उसकी सिर्फ आईडी बता दो, तो सारी जिम्मेदारी इसने ले ली। नेक्स्ट चलते हैं भाई, आपका भी असिस्टेंट बन चुका है। एरर क्या है, मैंने ऊपर वाला कोड नहीं चलाया हुआ यकीनन, तो पहले ये वाला कोड नहीं, ये कोड थमा दिया है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, वेक्टर स्टोर 2 दफा बने थे, तो ये असिस्टेंट इज नॉट डिफाइंड। तो चेक करते हैं भाई असिस्टेंट क्यों नहीं बना। ठीक है, तो उसको हम चेक करते हैं। असिस्टेंट, असिस्टेंट की क्या है, लाइन नंबर 1 के अंदर जो टाइप है, तो मैंने कोई ना कोई उसकी जो इंपोर्ट करने वाली टाइप है वो नहीं चलाई होगी, नहीं बनाई ना। अच्छा, दूसरे वाले के अंदर हमारे पास खुली हुई है ये असिस्टेंट, यहाँ से आ रहा है ना टाइप लगाने के लिए, तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने असिस्टेंट की जो डेटा टाइप है, आपने टाइप हैंड से काम किया हुआ है, वो आपका काम हो गया है। अब क्या हुआ, असिस्टेंट बने, और वो कौन सी फाइलों से सर्च करेगा उसके लिए जो वेक्टर डीबी है उसकी कनेक्टिविटी भी आपने करवा दी। जब आपने एक काम करवा दी, नेक्स्ट वाला वही काम है कि सबसे पहले आपने थ्रेड बनाना है, तो आपने एक थ्रेड क्रिएट किया। अच्छा, इसकी वही डिटेल है जो हमने कल बहुत डिटेल में देखी थी। फिर हमने क्या करना है, थ्रेड के अंदर एक मैसेज ऐड करना है, तो हमने कहा कि आप थ्रेड का मैसेज क्रिएट करो, थ्रेड की आईडी होगी, तो थ्रेड जो ऊपर क्रिएट किया है उसके अंदर आपने इसे ऐड करना है। रोल यानी जो आपके मैसेज जाएगा उसका रोल क्या, यूजर यानी इंसान पूछ रहा है, आगे जाके ये एजेंट हो सकता है। उसके बाद कंटेंट क्या है,
व्हेन एंड विच सिटी जियायू खान वाज बोर्न। ये हमारा कंटेंट है। यूजर ये सवाल पूछ रहा है। अच्छा, ये मैसेज अभी जाके थ्रेड में ऐड हुआ है, अभी तक ये प्रोसेस नहीं हुआ। आपके पास जो मैसेज अब क्या क्या है, असिस्टेंट है, असिस्टेंट के बाद फाइलों में सर्च करने के लिए वेक्टर डेटाबेस है, और आपका पहला सवाल आपने एक और थ्रेड भी क्या किया, उसमें अपना मैसेज लिख दिया कि जियाउल्लाह खान कौन सी सिटी में और कब पैदा हुआ। तो ये चीजें मौजूद हैं। अभी तक एलएलएम ने इसके ऊपर काम नहीं किया। एलएलएम पे काम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों की कॉम्बिनेशन रन। रन जो चलता है वो कैसे चलता, रन में हम बताते हैं थ्रेड की आईडी कि भाई आपने कौन से थ्रेड को रन करना है। फिर उसके बाद बताते हैं असिस्टेंट आईडी, यानी कौन सा जो आपका असिस्टेंट है इसको रन करेगा इंस्ट्रक्शन। वही आपने कह दिया कि प्लीज एड्रेस द यूजर एज अ पाकिस्तानी, द यूजर इज द स्टूडेंट ऑफ PIAC। ठीक है, तो आपने इसको इंस्ट्रक्शन दे दी। अच्छा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज दी है, थ्रेड असिस्टेंट आईडी। तो भाई असिस्टेंट के पास फाइल सर्च या फंक्शन कॉलिंग जो भी काम करना है, कहाँ से सर्च करना, वो सारी डिटेल इसके पास मौजूद है। रन जो है थ्रेड, जो आपके पास मैसेज की हिस्ट्री है, तो आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है जिसको प्रोसेस करना, वो डिटेल इसके पास मौजूद है। इसको कैसे प्रोसेस करना है उसकी आपने एक इंस्ट्रक्शन लिख दी। तो ये रन एक पर्टिकुलर टाइम पे सर्वर पे इसका सेशन बनेगा, चलेगा, और आपकी हिस्ट्री के अगेंस्ट इसने कोई ना कोई रिस्पॉन्स बनाया होगा, और वापसी रिस्पॉन्स बना के ये खुद ब खुद कौन से थ्रेड के अंदर ऐड कर देगा, जो अभी थ्रेड आईडी यहाँ पे क्रिएट की। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री थी, आपका सवाल था कब पैदा हुए, कौन सी सिटी में पैदा हुए, एलएलएम ने उसको प्रोसेस किया, रिट्रीवल जो है फाइल से आके वेक्टर डेटाबेस से सर्च किया, वो कंटेंट या पूरा पैराग्राफ उठा के दिया होगा। तो उसके पास सवाल, और नीचे उसको सपोर्ट करने के लिए जो पूरा पैराग्राफ है जिसके अंदर 10 लाइनें लिखी हुई हैं, वो 10 लाइनों वाला पैराग्राफ गया होगा एलएलएम के पास। एलएलएम ने कहा कि कौन सा, कब और कौन सी सिटी में पैदा हुए, उसको सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सी सिटी का नाम लिखा, उसने वो निकाला, और कौन से ईयर में पैदा हुए वो निकाला, और उसके बाद उसको प्रोसेस करके ह्यूमन रीडेबल जो आंसर है वो बनाया होगा, और बनाने के बाद वापसी जो आपका थ्रेड है उस थ्रेड के अंदर उसने इंसर्ट कर दिया होगा। तो ये कोड जैसे ही चलेगा, क्योंकि रन का काम है ना, इसने ये पूरा प्रोसेस किया होगा बैकएंड के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब जरा ये थोड़ा सा स्लो क्यों हो रहा है, आपकी क्यूरी गई असिस्टेंट के अंदर, उसने फाइल में जाके सर्च किया, फाइल से जो रेलिवेंट कंटेंट मिला वो उसने उठाया रिट्रीवल के जरिए, फिर आपका सवाल और आपका जवाब जो है जो कि फाइल के अंदर मौजूद था वो उठा के एलएलएम के पास गया, एलएलएम ने उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर जो आंसर था उसने कहा कि ये आपको सिस्टम आंसर दे रहा है, और आपके थ्रेड के अंदर उसने ऐड कर दिया है। तो हम उसको चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा जो रन है वो चला है नहीं चला, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। अच्छा, इस रन से आप रन आपकी इंफॉर्मेशन जो आपका आंसर है वो थ्रेड के अंदर मौजूद है, याद रखिएगा। तो आपने इसका स्टेटस चेक किया है, यहाँ पे हम जो हमारा थ्रेड था, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन रन आपका सेशन बना सर्वलेस के कॉन्सेप्ट पे, कि जब जरूरत थी वो चला, उसने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आंसर दिया, आंसर बनने के बाद ये जो कंटेनर था ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अब इसका कोई काम नहीं। तो रन जो है आगे जाके पर्टिकुलर टाइम के लिए एक्टिव रहेगा, लेकिन जब ज्यादा देर इस्तेमाल नहीं होगा तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, क्यों, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो है फिर याद रखिएगा वो आपके थ्रेड के अंदर मौजूद है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो थ्रेड के अंदर है, तो हमने थ्रेड्स के मैसेजेस की जो लिस्ट है वो निकाली, और थ्रेड की आईडी पास कर दी जो कि सर्वर पे मौजूद है। तो उसकी लिस्ट उसने निकाली होगी, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी, आपने उसको रिवर्स किया, और जब हम इस कोड को चलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जियाउल्लाह खान, ये हमारा सवाल था, ये उसने पूरा प्रोसेस करके जो उसका जवाब था, उसकी फाइल का नाम, उसकी सारी की सारी चीजें हमें बता रहा है। जियाउल्लाह खान वाज बोर्न इन सियालकोट इन 1961 इन एन आर्मी गर्जन्स। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपकी फाइल का रेफरेंस है, डॉक्यूमेंटेशन की रेफरेंस है, प्रीवियस के अंदर आपको बाकायदा वो सोर्स बताया था प्लस के साथ, तो यहाँ पे भी आपको साइटेशन, आप इसको कह लें कि ये इसने कहाँ से इंफॉर्मेशन उठाई है उसकी बेस पे। क्यों, क्योंकि कल को कोई क्लेम ना कर दे कि यार ये जो इंफॉर्मेशन है एलएलएम के पास कहाँ से आ गई, तो वो बता सकता है कि इंफॉर्मेशन आपने ही तो अपलोड की थी। तो इस वजह से उसका रेफरेंस ये हमें लास्ट में दिखा रहा है। कोई कुछ कहना चाह रहा था। जी सर, मैं ये कह रहा था कि जो यूजर और असिस्टेंट जो ये थ्रेड से आया हमारे पास, जब डिस्प्ले किया है इसको अभी इधर। देखें, हमने ये चीज पढ़ी कि हमारी जो भी कन्वर्जेशन होगी उसकी हिस्ट्री जो मेंटेन होगी वो थ्रेड्स के अंदर होती है। ठीक है, तो ये यूजर यूजर हो गया, असिस्टेंट हो गया, कोई भी हो गया, ये तो एक मैसेजेस की लिस्ट है वो अपने पास रख रहा है। असल ये जो रिस्पॉन्स आया था
इंसान जो सवाल करता है उसका जो रोल होता है वो यूजर होता है फिल वक्त। अब ये कंसिडर करना, आगे आगे एजेंट भी हो सकता है। अच्छा, इसने रन के थ्रू उसको चलाया, उसको प्रोसेस किया और उसका कोई ना कोई आंसर बनाया कि जियाउल्लाह खान कब पैदा हुए। उसका आंसर बनाने के बाद ये जो आपका थ्रेड था, जो आपने सवाल किया था, ये थ्रेड आपका मेंटेन हुआ जिसमें एक मैसेज था, ये आपने पहला मैसेज ऐड किया था। दूसरा मैसेज वो खुद ब खुद अपेंड करेगा और उसका रोल वो खुद ब खुद यहाँ से देख लेगा कि मुझे उसमें किस नाम से अपेंड करना चाहिए। तो ये जो यूजर का रोल था, जो लास्ट वाला आप देख रहे थे, कहाँ गया यूजर का रोल, ये रहा, सॉरी असिस्टेंट का रोल। तो ये असिस्टेंट का जो रोल है उसने खुद ब खुद ऐड किया, क्योंकि उसको पता है ना ये असिस्टेंट ने रिस्पॉन्स किया है, तो उसने अपनी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी पहले से बनाई। ठीक है, तो असल आपकी ये हिस्ट्री है, असल जो है आपकी ये राइट। मैसेजेस। अच्छा दोस्तों, जुनैद ये आपने क्या स्ट्रीमिंग का लिखा है? अच्छा देखें, ऊपर अभी हम जब कोड रन करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते हैं और पोलिंग कर रहे होते हैं, यानी कि हम चेक करते हैं रन को चलाने के बाद कि अच्छा रिस्पॉन्स आया या नहीं आया। तो सेकंड ऑप्शन हमें ओपन है नहीं दी कि अच्छा आप ऐसा करो, आप असिस्टेंट को चला के कर लो स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग का आपको ये फायदा होगा कि आपको ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा रिस्पॉन्स आया या नहीं आया, बल्कि मैं उसको साथ ही स्ट्रीम भी कर दूंगा। तो अगर हम इसी कोड को आके यहाँ पे रन करेंगे, जो स्ट्रीमिंग वाला हमारे पास कोड है, तो करेगा क्या यहाँ पे कि हमने वहां पे जो स्टेप 3 से स्टेप 6 तक का काम किया है उसको वो यहाँ पे कर देगा स्ट्रीम। यानी कि वहां पे आगे पहले हम चलाते थे रन को, फिर हम उसको रिट्रीव करते थे, फिर हम करवाते थे लिस्ट को डिस्प्ले। यहाँ पे हमने डायरेक्ट रन को मैसेज दिया, रन को चलाया हमने यहाँ पे विद की स्टेटमेंट के साथ, यहाँ पे लिखी हुई विद क्लाइंट डॉट बीटा डॉट थ्रेड्स डॉट रन्स डॉट स्ट्रीम, और उसके बाद हमने उसको कर दिया अपने रिस्पॉन्स को स्ट्रीम। तो हम अब असिस्टेंट को यूज करते हैं, यहाँ पे दोनों काम कर सकते हैं। एक तो हमने ऊपर पोल किया, रिस्पॉन्स आया, उसको प्रिंट करवा दिया। अच्छा, अब उसके इसमें यूजर एक्सपीरियंस हमारा इस वजह से खराब होता है कि यूजर वेट कर रहा है। अच्छा, अभी एक फाइल थी, कल को हमारे वेक्टर स्टोर में अगर हम 500 फाइल्स भी अपलोड कर देते हैं तो असिस्टेंट का जो टाइम है वो कितना ज्यादा हो जाएगा रिस्पॉन्स वापस आने में फाइनल। तो स्ट्रीमिंग का हमें ये फायदा होगा कि जो हमारे एक रिस्पॉन्स और यूएक्स के दरमियान जो इशू आ रहे हैं ना, वो यहाँ पे नहीं आएगा। यूजर को जैसे ही स्ट्रीमिंग स्टार्ट होगी रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सेम ऊपर वाला ही काम है, कर लिया हमने इसको स्ट्रीमिंग के साथ है। अच्छा, अब इसके अंदर देखें चेंजेस क्या है, हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं। हमने ओवरराइड करवाना है, उसके बाद ओपन एआई से असिस्टेंट और ओपन एआई की जो क्लास है वो हमने की, यानी पूरा कोड आप समझे दोबारा से कर रहे हैं। इवेंट हैंडलर, इवेंट हैंडलर क्या आता है? ऑन टैक्स क्रिएट, जब भी आपका टैक्स क्रिएट होता है तो क्या करता था फंक्शन, उसका बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ करता था। हम कह रहे हैं कि उस फंक्शन को आप ओवरराइड कर दो, बैकएंड के ऊपर इवेंट हो रहा है ना, टैक्स जनरेट हो रहा है, टैक्स स्टॉप हो रहा है, तो सारे के सारे इवेंट। अच्छा, फिर हमने क्या किया दोस्तों, ऑन टूल कॉल क्रिएट। तो जब भी आपका ये टूल कॉल, यानी जो टाइप थी, ये जाके बैकएंड से टूल को कॉल करता था, कोई चीज सर्च करता था, तो जैसे ही ये कॉल करेगा तो दोस्तों क्या करेगा, टूल की जो भी टाइप है उसके साथ असिस्टेंट लिखा हुआ होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह आपने कहा ऑन मैसेज डन, जैसे आपका मैसेज डन हो जाता है तो ये क्या कर रहा है, जो भी आपका मैसेज होता है उसका पूरा वही पाथ था, मैसेज में कंटेंट, जीरो इंडेक्स और टैक्स, तो आपने वो निकाला, उसमें से एनोटेशन निकाली, और जो भी आपकी एनोटेशंस थी उसकी साइटेशंस, जो भी आपके रेफरेंस पॉइंट वगैरह थे, वो आप क्या कर रहे हो, आप उसको अपेंड करवा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, उसको आप रिप्लेस कर रहे हो। तो रिप्लेस के अंदर जो भी आपका टैक्स था उसको रिप्लेस करना उसके इंडेक्स के नाम से। ठीक है, फिर की कंडीशन लगाई हुई, ये आपने कुछ फंक्शन ना ओवरराइड करें ताकि आप रन टाइम पे जो इवेंट अकर हो उसके अगेंस्ट चीजें देख सकें। अब यहाँ से असल काम स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये ओवरराइड जो है ना, इसने बैकएंड से जो आपकी फंक्शन थी, आपका जो प्योर मॉडल था ओपन एआई का, उसके अंदर जाके चेंजेस करी, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो इसका काम अभी आपको यानी खत्म हो गया, ये वन टाइम चल के यहाँ तक जितना कोड है उसका खत्म हो गया। वो आपके जो अब रियल इवेंट है वो ओवरराइड हो चुके हैं। असल काम यहाँ से स्टार्ट हुआ, सिर्फ इतना सा है, बाकी ऊपर हमने सारी चीजें करी। हमने कहा थ्रेड्स डॉट रन डॉट स्ट्रीम, तो आपने जो भी थ्रेड को प्रोसेस करना है, जो भी उसका आंसर आप लाएंगे वो स्ट्रीमिंग की सूरत में लाएंगे। हम जब 3 महीने 4 महीने पहले इसको पढ़ लेते उस वक्त स्ट्रीमिंग जो थी अंडर प्रोसेस थी या डेवलपमेंट थी, तब इन्होंने इसको प्रोसेस कर दिया। इसमें क्या किया इन्होंने, सबसे पहले थ्रेड की आईडी, असिस्टेंट की आईडी, आपकी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे जो इवेंट थे उनकी हैंडलिंग हमने क्या कर दी, ओवरराइड करवा दी, जो अभी हमने नई क्लास बनाई। तो ये नई क्लास से आप देख सकते हैं ये क्या हो गई है, ओवरराइड हो गई, परफेक्ट है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, एज स्ट्रीम, और उसके बाद स्ट्रीम डॉट अनटिल डन, ये इवेंट का नाम है।
तो अनटिल डन, ये जब तक वो चलता रहेगी, स्ट्रीम लूप चलता रहेगा, या विद का ब्लॉक जब तक एक्टिव रहेगा। बैकएंड पे इन्होंने विद की भी हमने फंक्शन जब पाइथन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि विद का फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, स्टार्ट होता है, एंड होता है, तो कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स होते हैं। तो हम ये विद वगैरह चीजें खुद भी बना सकते हैं हर फाइल को हैंडल करने के लिए, हर लूप को हैंडल करने के लिए, तो बेतहाशा चीज है। तो ये फंक्शन यकीनन बैकएंड पे वही आपका लूप चल रहा होगा, या स्ट्रीम इवेंट जो आपका सर्वर से आपके पास आ रहा होगा उसको प्रिंट करवा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने कहा कि जब तक स्ट्रीम डन ना हो जाए, जब तक ये स्ट्रीम उसको पढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे आपने जैसे ही कोड चलाया, फिर दोबारा चला के देखते हैं, तो ये पूरा जो प्रोसेस है, आप देखें स्ट्रीमिंग की सूरत में जितना जितना काम होता जा रहा है उतना उतना आपको रिटर्न करता जा रहा है, क्योंकि आंसर ही थोड़ा सा था, तो इसलिए उसने कोई उसको प्रोसेस कर दिया। तो हम स्ट्रीमिंग की सूरत में भी असिस्टेंट के अंदर नॉलेज रिट्रीवल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काम आसान था। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये चीज समझ आई दोस्तों? जी, लास्ट टॉपिक जो पढ़ा सबको समझ आया? जी सर। चलो शुक्र है, हिम्मत करके किसी ने कहा तो। ऑल क्लियर सर, ओके, ऑल क्लियर। चले माशाल्लाह, गुड। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, एडवांसमेंट और हमारी जरूरियात अब बढ़ती जा रही। देखें क्या कहता, हम कोई भी सवाल करते हैं उसका जवाब एलएलएम के पास जो होता है नॉलेज वो दे देता है, जिसकी नॉलेज नहीं है वो कहाँ से दे। तो हमने पहला तरीका देखा कि हम कोई भी अपनी फाइल अपलोड कर दें, उसमें इंफॉर्मेशन दे दें, तो वो उससे पढ़ के उससे सर्च करके आपको वो इंफॉर्मेशन दे देता है। अच्छा, अब कुछ इंफॉर्मेशन, क्योंकि एलएलएम हम जीपीटी स्टोर बेतहाशा चीजें बनाने वाले हैं, अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी डिटेल हम कभी भी ओपन एआई को नहीं दे सकते। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर की एप्लीकेशन चल रही है जिसके अंदर हर कस्टमर का अकाउंट, उसकी डिटेल, उसके अंदर कितना डिपॉजिट हुआ हुआ है, कौन सी ट्रांजैक्शन है, कितने अमाउंट उसको ट्रांसफर करने हैं। तो जो चीजें डिटेल आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन बैंक अपने पास कंट्रोल करना चाहे। अगर वो इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी एलएलएम के पास जनरल पर्पस के लिए हो जाए, तो आप जरा सोचिए ना, पता चल जाएगा जुनैद के अकाउंट में कितना डॉलर है। तो आइए, कोई भी आके डाला है और जुनैद को घुमाने ले जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो कि कभी भी आप एलएलएम या जनरल तौर पे पब्लिक उसको नहीं करते। अच्छा, इसी तरह क्योंकि वो पीडीएफ फाइल है, तो पीडीएफ फाइल की सूरत में भी हम वो इंफॉर्मेशन चाहेंगे ही नहीं कि कासिम की जो भी फाइनेंशियल डिटेल है वो अपलोड हो। तो अब इसके लिए क्या करें? और हम एलएलएम को भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसके लिए क्या किया जाए? तो हम फिर फंक्शन कॉलिंग की तरफ आते हैं। फंक्शन कॉलिंग से ये फायदा है कि फंक्शन कॉलिंग के अंदर आपका जो भी फंक्शन आपके बने हुए, एग्जिस्टिंग जो भी फंक्शनैलिटी आपकी बनी हुई है, चाहे वो आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन हो या स्टूडेंट मैनेजमेंट की एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन जो पहले से बनी हुई, उस एप्लीकेशन को, उसकी एपीआईज को, असल में उसकी फंक्शनैलिटी को, उसकी एपीआईज को हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं एलएलएम के साथ। चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूं एलएलएम के साथ। तो एलएलएम के साथ कोई भी एग्जिस्टिंग जो भी आपका सिस्टम बना हुआ है जिसकी आपने एपीआईज बनाई हुई है, उसको कनेक्ट करने के लिए हम जो नेक्स्ट टूल के ऊपर काम करते हैं उसका नाम है फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन कॉलिंग से आपके अपने कस्टम बने हुए फंक्शन आपके ही प्रेमिसेस के ऊपर चलेंगे, आपका ही जो सर्वर है उसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जो सिर्फ उसका रिस्पॉन्स है ना, वो अगर आपने वो एपीआई के अंदर उसको राइट्स दिए हुए, यूजर को राइट्स दिए हुए, तो वो फंक्शनैलिटी के तहत वो चीजें वो देख सकता है, सिंपल इंफॉर्मेशन। लेकिन वो इंफॉर्मेशन, करंट इंफॉर्मेशन जो है तमाम यूजर्स की, तमाम कस्टमर्स की, वो एलएलएम के पास नहीं है। वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ही होगी, सारा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। तो उसके लिए फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन कॉलिंग का कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया कि हम अपनी इंफॉर्मेशन कभी भी उसको नहीं देना चाहते, या सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर देना भी चाहें तो भाई पॉसिबल नहीं है। हर एक सेकंड के अंदर आपकी कोई ना कोई अपडेट आपके सिस्टम में होती है, कोई नया स्टूडेंट आता है, कोई नया स्टूडेंट फीस सबमिट करवाता है, तो वो हर सेकंड के ऊपर हम मॉडल को फाइन ट्यून थोड़ी करेंगे। तो फिर उससे भी हम बचने के लिए करना चाहते हैं। तो हमारे पास एलएलएम को सिखाने के 3 तरीके होते हैं दोस्तों। सबसे पहला तरीका, आप जो कम कॉस्ट में करना चाहते हो वो रैक कर लेते हैं। दूसरा तरीका फंक्शन कॉलिंग, उसमें भी आपकी कोई कॉस्ट नहीं आ रही। तीसरा तरीका जो सबसे एक्सपेंसिव होता है, जिसके अंदर आप उसको परमानेंट कोई चीज सिखा देते हैं, जिसे हम कहते हैं फाइन ट्यून।
तो इंफॉर्मेशन जो एलएलएम के पास पहले से नहीं है उसको देने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका रैग, दूसरा तरीका फंक्शन कॉलिंग, और तीसरा तरीका जो कि सबसे ज्यादा एडवांस हम कह सकते हैं वो है फाइन ट्यूनिंग। और फाइन ट्यूनिंग का मतलब है कोई भी चीज परमानेंट उसको सिखा देना, लेकिन बार बार फाइन ट्यून नहीं कर सकते, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है। देखिए कोई भी चीज के इस वक्त सीईओ कौन है, किसका, ओपन एआई का, छोटी सी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, फाइन ट्यून कर दो। लेकिन अब कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा डेजिग्नेशन जो बार बार चेंज हो रहा है, हर एक सेकंड में चेंज हो रहा है तो वो कभी भी हम फाइन ट्यून की तरफ जाएंगे नहीं। उसको हम फंक्शन कॉलिंग के ऊपर रख सकते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ फंक्शन बना हुआ है, जो भी चीज अपडेट हो रही है यहाँ पे अपडेट हो रही है, तो यहाँ से आप करंट अपडेट जो है उसको उठा के उसको प्रोसेस करेंगे। अच्छा दोस्तों मुझे कंफर्म करिएगा मैं आप लोग के साथ कनेक्ट हूँ। यस सर, यस कंप्लीट। जी सर कनेक्ट है। जुनैद डिस्कनेक्ट हुआ ना, मैं इस वजह से पूछ रहा था। ओके, अच्छा अब इसको हम आगे लेके चलते हैं दोस्तों। ये सारी वीडियोस हैं फंक्शन कॉलिंग्स वगैरह की, आप इसको देख लेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा हम आगे एक्सटेंड करते हैं दोस्तों। सबसे पहले वही सारी चीजें हमने इंपोर्ट की हैं। अच्छा अब इसका इसका एक सिंपल सा मैं जवाब देता हूँ। फाइन ट्यूनिंग की तरफ हम क्यों जाते हैं, देखें आपकी एडिशनल प्रोसेसिंग होती है। एडिशनल प्रोसेसिंग कब होती है दोस्तों, जब आप कोई भी फंक्शन प्रोसेस करते हैं, या आपके प्रेमिसेस पे चलता है, आपके सर्वर पे चलता है, तो ओपन एआई अपना कोई भी फंक्शन कॉल करने के लिए आपके पास भेजती है। आपका जो सिस्टम है वो उसको चलाता है, 5 सेकंड 10 सेकंड में उसको प्रोसेस करता है, और फिर दोबारा ओपन एआई के पास भेजता है उसका आंसर, और उसके आंसर को पढ़ के वो आपको फाइनल रिस्पॉन्स बना के देती है, जो कि थ्रेड के अंदर जाके ऐड कर देती है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, लिटेंसी। इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपकी टाइमिंग आपकी बढ़ गई। अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो हर दफा फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, और इंतजार करेगा, तो बेतहाशा यानी ये प्रॉब्लम्स आ रही है। फाइन ट्यून का मतलब क्या है, ओपन एआई का जो सर्वर है उसके ही पास आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, उसने सीख लिया। अब जब भी मैं सवाल करूंगा उसको एक्स्ट्रा कहीं और जाके चीजें सर्च नहीं करना होगी। तो कोई भी ऐसी चीज हो जो कि आप चाह रहे हैं कि परमानेंट सीख जाए, और वो चीज बार बार चेंज नहीं होती, महीनों में सालों में चेंज होती है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है आप फाइन ट्यून कर सकते हो। लेकिन कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हर थोड़ी देर बाद चेंज हो सकती है, उसका स्टेटस चेंज हो सकता है, तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, फंक्शन कॉलिंग को इस्तेमाल करेंगे। या ऐसी कोई भी चीज जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर है, आप चाह रहे हो कि यार ये मेरे प्रेमिसेस पे ही चले, मैं ही इसका जिम्मेदार हूं, तो आप उसको फंक्शन कॉलिंग के तहत ही एलएलएम को प्रोवाइड करें। ठीक है, तो 3 प्रोसेस हमें पता चल गया है। रेग सबसे सस्ता, ठीक है। दूसरा वाला हमारे पास है फंक्शन कॉलिंग, जो हम अपनी प्रेमिसेस सिक्योरिटी के पर्पस के तहत हम चला सकते हैं, और बेतहाशा पर्पस हो सकते हैं। और तीसरा वाला जो लास्ट वाला तो वो है आपके पास फाइन ट्यून। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता चल गई। अब आगे हम चलते हैं। कोड बहुत ही आसान है, आप इस कोड को आगे जाके एक्सटेंड करते जाएंगे दोस्तों। तो आपको कोड के अंदर क्या करना है, पहली चीज हमने एक अपना डायनामिक फंक्शन बना दिया। अच्छा ये फंक्शन आपने देखा था, मैंने उससे क्या नाम है, फास्ट एपीआई के साथ भी कनेक्ट कर दिया था। तो आप फास्ट एपीआई के साथ इसको कनेक्ट कर लें, या पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग जो आपकी एपीआईज बनी हुई हैं उनके साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या है, सिंपल, ये फंक्शन आपसे लोकेशन लेता है स्ट्रिंग में। लोकेशन कुछ भी हो सकती है, वो आगे हम बताएंगे लोकेशन क्या है। दूसरा ये आपसे लेता है यूनिट। अब ये फंक्शन करेगा क्या, पहली चीज हमने कहा कि अगर कोई टोक्यो डालता है लोकेशन के अंदर, तो आप क्या करना, जेसन के अंदर लोकेशन यानी एक डिक्शनरी बना के उसको रिटर्न करना, जिसके अंदर क्या होगी लोकेशन, जिसके अंदर क्या होगा टेम्परेचर, जिसमें क्या होगा यूनिट, इसके अंदर और फर्दर चीजें आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन कि कोई भी शहर का नाम बताए तो हम उसके शहर के नाम के अगेंस्ट 3 चीजें उसको रिटर्न कर देंगे। अब आप 10 चीजें रिटर्न करना चाहें तो 10 चीजें, क्यों फंक्शन तो यही करता है ना कि आपकी यूजर की आईडी बता दें, तो उस यूजर की आईडी के अगेंस्ट उसका नाम, फादर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, प्रोफाइल नंबर, सारी डिटेल आ जाती है, तो सारी डिटेल आपको रिटर्न कर देगा। तो हमने सिंपल अभी इतना मुश्किल नहीं किया, डेटाबेस से कनेक्ट नहीं किया, इतनी सारी चीजों पे नहीं किया, हमने इफ एल्स पे बना दिया कि टोक्यो हो तो ये रिटर्न कर देना। जैसन डम जो है आपके इस डिक्शनरी को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेगा। उसकी वजह यह है कि दोस्तों हमारे पास जो भी एलएलएम है वो स्ट्रिंग के अंदर इनपुट लेता है, स्ट्रिंग में ही आउटपुट देता है। ठीक है,
बाकी जो हम रिस्पॉन्स वगैरह भी सेट करते हैं वो स्कीमा वगैरह सेट होता है, लेकिन वो आपको रिटर्न जो करता है याद रहे वो स्ट्रिंग में ही करता है। तो आपके पास प्रॉपर जेसन फॉर्मेट भी है तो उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो जेसन डॉट डम्प ये आपके स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद आपने कहा लॉस एंजलिस, तो हमने लास्ट टाइम इसको कर दिया कराची, इस्लामाबाद, लाहौर। आज भी कर देते हैं, स्मॉल नहीं करते हैं। कराची, यहाँ पे हम आते हैं इस्लामाबाद, और उसके बाद लाहौर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इन 3 सिटीज के अगेंस्ट जो टेम्परेचर है, जो हम ख्वाबों में सोचे हैं कि 10 डिग्री पे आए, तो कराची में तो कभी भी नहीं आया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हम लाहौर, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में इतना तो कभी जिंदगी में नहीं पहुंचा होगा। ठीक है, तो इसको कम ही कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह लाहौर के मुताबिक, और इसके अलावा कोई सी भी सिटी होगी तो उस पर आपको रिटर्न करेगा। सिंपल सा स्टैटिक फंक्शन। असल पर्पस जो है फंक्शन को कॉल कर। अच्छा, ये जो फंक्शन आपने लिखा है आप देख सकते हैं, आपने इसकी एलएलएम को समझने के लिए इसकी डॉक्यूमेंटेशन करी, जो कि आपने पहली लाइन के अंदर लिखते हैं। और ये आपकी क्या है, डॉक स्ट्रिंग भी कहलाता है। अच्छा, डॉक स्ट्रिंग इसको हम कहते हैं, पाइडॉक्स भी इसको कहते हैं, और ये फंक्शन की हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। तो फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन में हम इसको बता रहे हैं। सबसे पहले तो हमने इसके टाइप हैंड्स के जरिए बताया हुआ है कि लोकेशन और यूनिट जो है वो आपके पास स्ट्रिंग होगी। अच्छा, ये जो आपको रिटर्न करेगा, इसका जो रिटर्न है या तो वो स्ट्रिंग होगा, या वो डिक्शनरी होगा, या वो नन होगा। ये तीनों हो सकते हैं। अच्छा, फिर हमने आगे इस फंक्शन को लिख दिया, इसके बारे में बताया, गेट द करंट वेदर इन अ गिवन लोकेशन। इस फंक्शन का सिंपल सा काम है कि इसको लोकेशन रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसके डॉक्यूमेंटेशन में इसके सिग्नेचर के अंदर ये लिखा हुआ है कि लोकेशन आपको रिक्वायर्ड है, और यूनिट जो है वो इक्वल टू के बाद आपने उसकी क्या दी हुई है, वैल्यू दी हुई है। तो इसका मतलब ये ऑप्शनल बनी। अगर आप कोई वैल्यू नहीं डालेंगे तो फॉरेन हाइट जो है वो खुद ब खुद वैल्यू उसमें असाइन हो जाएगी। तो नेक्स्ट, ये सिंपल सा फंक्शन बनाया, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं, ये बच्चों वाली चीज थी। इसी तरह आपने कहा कि लोकेशन का निक नेम आपको चाहिए, तो टोक्यो। अच्छा, इसको वापसी हम कर लेते हैं, कराची को KHI, इस्लामाबाद को IS, ISL या IS, क्या कहते हैं? सर ISB ISL ओके, शॉर्ट में कुछ भी लिख दें हम। लाहौर, लाहौर को LHR। NHR। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो हमने ये क्या किया, अपने 2 कस्टम फंक्शन बना दिए। आप लोग आगे जाके इसको एक्सटेंड करेंगे, 3 से 4 फंक्शन बनाएंगे खुद से, जो आपकी मर्जी करे। अच्छा, आप चाहें तो इसको पोस्टग्रेस से कनेक्ट करें, तो जितना एक्सटेंड करेंगे उतना अच्छा। अब हमने किया क्या, हमने कहा कि ये फंक्शन भी सिर्फ लोकेशन लेता है और आपको निकनेम देता है। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। अब कोड यहाँ से स्टार्ट हो। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या करता है, आपके मैसेज को लेता है और आपका जो भी डेटा उसने रिटर्न किया है उसको कन्वर्ट कर देता है जेसन में। इसका मतलब है कि आपके पास जो भी ये रिस्पॉन्स देगा, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ये डिक्शनरी देगा ना, तो जो भी आपको रिस्पॉन्स देगा उस रिस्पॉन्स को ये कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, जेसन के अंदर। ठीक है, तो आपका सिंपल मैसेज, और सिंपल मैसेज से आपने उस आंसर को निकाल के ऑब्जेक्ट डॉट लॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया और जेसन में भी हो जाएगा। अगर आपको फर्दर उसको आगे इस्तेमाल करना है तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं इसके ऊपर। अच्छा, ये क्यों किया है, अभी जो हमारी प्रोसेस है, दूसरा वाला जो फंक्शन है दोस्तों, वो हमें टैक्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है दूसरा वाला अगर आपने सवाल किया हो और उसको उसने ये कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो शायद आपका रिस्पॉन्स सही ना आए। तो उसको फिर सही करने के लिए हम यानी इसको भी जैसन डम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप खुद से कोशिश करिएगा, मैं तो अभी पहले ही सवाल करूंगा, जब एरर्स आते हैं तो ही तो आप इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि अजम्पशन है कि एरर आ सकता है, क्या पता एरर ना आए, तो आप चेक खुद करेंगे सवाल करके। अब असल काम हमारे पास क्या है, हम असिस्टेंट के जरिए फंक्शन कॉलिंग हमने चैट कंप्लीशन के जरिए करी। और फंक्शन कॉलिंग में आपने देखा था कि वो क्या करता था
कि सबसे पहले आपके पास फंक्शन की डिटेल और जो आप अपना सवाल कर रहे हैं वो दोनों चीजें जाती थी। आपका पहला वाला जो चैट जीपीटी था वो फंक्शन को पढ़ के कौन सा फंक्शन कॉल करना है और उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर डालने हैं वो दो चीजें निकाल के देता था। उसके बाद आप अपनी प्रेमिसेस के ऊपर, ऑर्केस्ट्रेशंस के ऊपर उस फंक्शन को चलाते थे और चलाने के बाद जो टूल का आंसर आता था उसको आप मैसेजेस के अंदर ऐड करते थे और फिर दोबारा चैट जीपीटी दूसरी दफा कॉल होता था और उसको आप चला देते। तो हमारे पास चैट कंप्लीशन इस तरह काम करता था, लेकिन उसके अंदर वो सारी जिम्मेदारी हमारी होती थी कि वो चला नहीं चला, उसका आंसर आया नहीं आया, आंसर रिटर्न किया, वो फेल हुआ, सारी जिम्मेदारी ऑर्केस्ट्रेशन की थी। अभी भी ऑर्केस्ट्रेशन की है, लेकिन उसको रिस्पॉन्स करना ये जिम्मेदारी हमारी। अच्छा, असिस्टेंट जो है एक दफा फेल हो गया, दूसरी दफा फेल हो गया, तो वो दो तीन दफा ट्राई करता है, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी अपनी खुद लेता है कि वो फंक्शन कॉल करेगा, उसको अपडेट करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो, इसमें जो दो दफा हम कॉल करते थे ना चैट कंप्लीशन में, उसकी जिंदगी को उन्होंने आसान कर दिया, वो वन टाइम पे आप खुद ब खुद कॉल करेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। सबसे पहले हमने कहा कि आप एक असिस्टेंट क्रिएट करो, बिल्कुल परफेक्ट। असिस्टेंट के इंस्ट्रक्शन, ओके, मॉडल पैसों के हिसाब से। दूसरी जो चीज थी ये थी आपके पास टूल्स, और टूल्स के अंदर आपको याद होगा कि आपने लिस्ट ऑफ डिक्शनरी पास की थी, और लिस्ट ऑफ डिक्शनरी के अंदर हर फंक्शन के अगेंस्ट फंक्शन की टाइप, उसका फंक्शन क्या है, उसका नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन, ये असल डिस्क्रिप्शन है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ असल जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगी। उसका पैरामीटर, पैरामीटर क्या क्या है, उसकी टाइप ऑब्जेक्ट है। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी आपके पास है लोकेशन। लोकेशन जो है आप क्या क्या पास कर सकते हो, स्ट्रिंग पास करोगे। लोकेशन क्या होती है उसकी डिस्क्रिप्शन भी आपने बताई है कि भाई लोकेशन जो होती है उसमें कोई सिटी, क्योंकि एनएलपी है, आपके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो तमाम सिटीज के नाम, तमाम शहरों के नाम, ये सारी चीजें जानता है। तो हमने बता दें लोकेशन से क्या मुराद, ये लेटीट्यूड लैंगिट्यूड भी हो सकता था, लोकेशन तो कुछ भी हो सकती है, लोकेशन की डेफिनेशन बेतहाशा चेंज हो सकती है मुख्तलिफ फंक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे लोकेशन से क्या मुराद है आपने उसको बताया। यूनिट से क्या मुराद है, ई नाम, अच्छा सी और एफ डाल दिया। जबकि हमारे वाले फंक्शन के अंदर हम देख रहे थे फॉरेन हाइट और क्या डाल लेते हैं, तो ई नाम का मतलब है भाई इन दो में से सिर्फ आपकी वैल्यू क्या हो सकती है, सिलेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो फंक्शन है जहां पे हमने फॉरेन हाइट डाला हुआ है, तो यहाँ पे हम एफ पास कर देते हैं, ठीक है। क्यों पास किया, क्योंकि ई नाम का मतलब ही यही है ना कि यार इन दो में से ये वैल्यू होंगी। अब अगर वो सेंटीग्रेड चली जाती, फॉरेन हाइट चली जाती, तो उसको मैनिपुलेट करने में मुश्किल होती। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपने कहा कि लोकेशन जो है रिक्वायर्ड है, बाकी चीज जो आपने छोड़ दी है तो खुद ब खुद वो ऑप्शनल है। तो ये आपने पहला फंक्शन जो उसके बारे में डिफाइन किया। तो इसी तरह जो दूसरा फंक्शन है उसके बारे में आपने लिखा, तो ये लिखने का तरीका, तो ये लिखने के तरीके से ही आप चीजें लिखेंगे। अच्छा, हम जब आगे जाके जीपीटी बनाएंगे तो हमारे पास है ओपन एआई स्पेसिफिकेशन। तो ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन लिखने का भी यही तरीका होता है। तो उसी तरीके को, उस स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करते हुए हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी पास करते हैं। टूल से मुराद लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, क्योंकि एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं तो पहली डिक्शनरी पहले फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी डिक्शनरी दूसरे फंक्शन को, तीसरी डिक्शनरी तीसरे फंक्शन को। तो इस टूल्स के जरिए जो जो फंक्शंस आप कॉल कर सकते हैं, हर एक फंक्शन की डिटेल आपने लिखी। अच्छा, अब ये जरूरी है, जाहिर बात है आप कोई ना कोई एपीआई इस्तेमाल कर रहे होंगे, एपीआई के साथ इंटीग्रेशन होगी, कनेक्टिविटी होगी, तो वो सारी रिसोर्सेज आपने इसको बताए भी हो। ऊपर बस वो फंक्शन क्या है उसकी डिटेल आपने यहाँ पे बतानी। अच्छा, जब ये काम हो गया, आप देखें असिस्टेंट में कुछ नहीं किया, सिर्फ इजाफी चीज जो है कौन सा फंक्शन क्या काम करता है वो आपने बताया। अब इस कोड को हम चलाने की कोशिश करते हैं। बाकी सारी वही प्रोसेस है कि सबसे पहले हम थ्रेड बनाएंगे। थ्रेड के अंदर हम पहला मैसेज जो हमारा सवाल होगा। अच्छा, अब हमारा सवाल क्या होगा, कहाँ का पूछते हैं हम, कराची एंड लाहौर, ठीक है। इस्लामाबाद भी शामिल करना चाहें कर दिएगा। अच्छा, अब ये थ्रेड के अंदर मैसेज याद रखिएगा, ये मैसेज जो है अभी थ्रेड में जाके ऐड हो रहा है, अभी एलएलएम इसको प्रोसेस नहीं कर। एलएलएम को प्रोसेस करवाने के लिए अब हम चलाएंगे रन। रन उसको प्रोसेस करेगा, उसका जो भी आंसर होगा वो आंसर जो है वापसी उसमें ऐड कर देगा। अच्छा, ये पूरा उसका लाइफ साइकिल है। इस लाइफ साइकिल को हमने जब पहली दफा पढ़ा था, इसको हमने बहुत डिटेल में कहा था, और आई थिंक उस्मान की हमने कोई ना कोई एग्जाम्पल ली थी, ठीक है।
तो उस्मान की नई नई शादी हुई थी उस वक्त। अच्छा, इसको अभी हम देख लेते हैं ये क्या है। एक दफा पहले हम कोड चला लें सारा सारा। ओके, आपके पास आपने पहला सवाल किया उसको। अच्छा, ये अवेलेबल फंक्शन आपने बना दिए जो उसके स्टेप होते हैं। यहाँ पे आपने वही चीज चलाई, क्योंकि असल में पहली दफा क्या होता था कि पहले फंक्शन का आंसर आता था, फिर आप चैट जीपीटी को दोबारा देते थे। लेकिन अब जो है एलएलएम जो खुद चला रहा है, तो उसके कुछ ना कुछ स्टेटस होंगे, उसको थोड़ी देर में समझते हैं, पहले कोड चला लेते हैं। ठीक है, और कोड चलाने के बाद हमारे पास आंसर आ रहे हैं। ये देखें आउटपुट, इसने पहले आउटपुट दे दिया लाहौर का, बल्कि यहाँ पे देखें फाइनल आउटपुट। ये पहला सवाल था आपका, तो इसने बताया द वेदर इन कराची इज करंटली 10 डिग्री सेंटीग्रेड और लाहौर का 22। अच्छा, हम अपने सवाल के अंदर पहले देख लें क्या ऐसा ही था, 10 और 22। तो चेक करते हैं, 10 कराची का परफेक्ट सेल्सियस में, और यहाँ पे भी सेल्सियस में लाहौर का इत्तेफाक से। अच्छा, आप चाहे ना तो इसको जरा चेंज कर लेते हैं, इस्लामाबाद का भी पूछ लें, तो इस्लामाबाद का भी बताते हैं नहीं। अच्छा, हम अपने सवाल के अंदर चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे हमने कहा कराची, इस्लामाबाद, एंड वाले आंसर को देखेंगे। अच्छा, देखें ये रनिंग और उसकी सारी चीजें, पहले का आंसर ले आएगा, दूसरे का आंसर ले आएगा, फिर फाइनल आंसर बनाएगा। तो यहाँ पे बना इस्लामाबाद कराची का सेंटीग्रेड। ठीक है, और उसके बाद लाहौर, इस्लामाबाद का है, इस्लामाबाद का दिया है इसने। अच्छा सर, इसके ऊपर वाला आंसर है ये हाँ, लास्ट वाला। ये लास्ट वाला होता, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो एक एक करके लाया था। सबसे पहले इसने कहा कराची का 10 डिग्री, इस्लामाबाद का 20 फॉरेनहाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, कि जो भी यूनिट है उसके हिसाब से वो चीजें आपको बना के ला के दे रहा है, और फाइनल में आपको दे रहा है जो भी सेंटीग्रेड में लिखा हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ऐसा तो नहीं है हिलोसिनेशन कर दे कि आपकी चीज थी फॉरेनहाइट और उसने सेल्सियस कर दिया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अब इस चीज को हम समझते हैं कि ये काम कैसे हो रहा है। सबसे पहले यहां से हम स्टार्ट हुए, ये था। ठीक है, आप यहीं से स्टार्ट है, और इसके अलावा कोई डायग्राम नहीं है। अच्छा सर, उससे नीचे थी एक और ना? ये देखो, बड़ी डायग्राम थी, एक ये है, इसके अलावा बस यही है, देख लेते हैं। अच्छा, देखिए काम क्या हो रहा है। आपने एक सवाल दिया कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का टेम्परेचर क्या है। अच्छा, कुछ काम जो है ओपन एआई के सर्वर पे चल रहा है, लेकिन कराची, इस्लामाबाद का जो लाहौर का टेम्परेचर है, ये जो चल रहा है हमारे सिस्टम पे चल रहा है, हमारे सर्वर पे चल रहा है, या ये हमारा दूसरी माइक्रो सर्विस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है, हम जब चैट जीपीटी से सवाल किया, असिस्टेंट जो है वो ओपन एआई के पास है। ओपन एआई ने आपका सवाल लिया कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, तो उसके पास ओपन एआई के सर्वर के पास दो फंक्शन मौजूद थे, कि आप करंट वेदर बता सकते हैं लोकेशन के हिसाब से, और दूसरा निकनेम बता सकते हैं। ये दो फंक्शन मौजूद थे, और आपका सवाल जो प्रॉम्प्ट है वो मौजूद है। तो असिस्टेंट ने क्या किया, उसने देखा, क्योंकि एलएलएम असिस्टेंट उसको प्रोसेस कर रहा है रन के अंदर, तो एलएलएम का है या असिस्टेंट का है, वैसे एलएलएम। तो असिस्टेंट के अंदर एलएलएम ने क्या किया कि यार ये दो फंक्शन है, इन जो मेरे पास सवाल आया कराची, इस्लामाबाद, लाहौर का टेम्परेचर मुझे बताओ, तो इसके मुताबिक जो है मुझे टेम्परेचर लोकेशन वाला जो फंक्शन है ये कॉल करना चाहिए। अच्छा, उसने देखा कि ये जो फंक्शन है इसको कॉल करने के लिए क्या क्या चीजें पास करनी है, तो वो दो आपके पास पैरामीटर थे, आपके पास लोकेशन और फॉरेनहाइट। तो मैंने सवाल के अंदर उससे पूछा था कि मुझे ये बता दो, लोकेशन बता दो बस। तो उसने क्या किया, हमें लोकेशन, यानी लोकेशन की बेस के ऊपर टेम्परेचर बताना है, तो उसने आपके टेक्स्ट में से पढ़ के जो मैंने यहाँ पे सवाल किया, ताकि आपके प्रोसेस पता हो दोस्तों, ये जो मैंने सवाल किया है कराची, इसको उठाया लोकेशन के वेरिएबल में डाल दिया, इस्लामाबाद वेरिएबल में डाल दिया, लाहौर वेरिएबल में डाल दिया। और ये आपको अगर आप देखें, जब इसने असिस्टेंट के अंदर हमने यहाँ पे आगे इसको पास किया होगा, तो ये सारी चीजें उसके अंदर होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने उसके अंदर चेक किया था ना। तो ये फंक्शन जब कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे देखें कि पहला वाला फंक्शन फंक्शन देखें, लोकेशन पहले उसने दी। ठीक है, कि पहला जब फंक्शन कॉल होगा, तो
तो आपने कहा कि आपके पास ये फंक्शन की आईडी है, ये उसका क्या है आर्ग्यूमेंट, लोकेशन उसमें पास करना, ये फंक्शन आपने कॉल कर, ठीक है। तो ये हमें एलएलएम ने निकाल के दिया कि पहला फंक्शन ये कॉल करना है, दूसरा फंक्शन ये कॉल करना है, तीसरा फंक्शन ये कॉल करना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। तो एलएलएम ने क्या किया, आपको फंक्शन की लिस्ट निकाल के दे दी। अच्छा, जब लिस्ट निकाल के दे दी, इसका मतलब है एलएलएम या जो असिस्टेंट है, रन का जो ऑपरेटर है, क्योंकि तो सेशन चल रहा था ना, आपके काम को इसने अभी कंप्लीट नहीं किया, इसने आधा काम किया है और आधा काम आपके सर्वर को करना है। तो वो सर्वर क्या करता है, आपको ये तीनों फंक्शन दे देता कि आप खुद कॉल करो। तो ये 3 फंक्शन जो हैं उनके पैरामीटर पास करते हुए हमें खुद कॉल करने। तो जब ये रिस्पॉन्स मेरे पास आया, अब इसको खुद कॉल हम करेंगे। तो दोस्तों, खुद कॉल करने के लिए फर्दर हमारे पास, अच्छा उस वक्त जब आपने कॉल करने के लिए इसको दिया है लिस्ट, तो उस वक्त एलएलएम आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि आपको ये 3 फंक्शन खुद चलाने हैं ये पैरामीटर देके। तो एलएलएम आपका इंतजार कर रहा होगा। तो उस सूरत में इंतजार करते वक्त आपके पास क्या होता है, क्यू के अंदर पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। तो अब प्रोसेस क्या होता है, इसने क्यू के अंदर इन प्रोग्रेस आपके पास अगर स्टेटस होता है, तो सबसे पहले स्टेटस जो होगा, जब एलएलएम ने अपना आधा काम कर दिया, आपको काम करने के लिए दिया, तो आपका काम इन प्रोग्रेस होगा। इन प्रोग्रेस का मतलब ये है कि रिक्वायर्ड एक्शन। रिक्वायर्ड एक्शन का मतलब क्या है, आपके पास पहला फंक्शन आता है और उस फंक्शन को आप क्या करते हो, चलाते हो अपनी प्रेमिसेस के ऊपर। अच्छा, ये इंतजार कर रहा है ना रिक्वायर्ड एक्शन के अंदर। तो रिक्वायर्ड एक्शन का मतलब है आपने जो काम करने को दिया, इन्होंने कहा था 10 सेकंड में मुझे करके दे दो, आपने 10 सेकंड में नहीं करके दिया, हो सकता है वो एक्सपायर हो जाए। आपने कहा 10 सेकंड में करना है, उसने 10 सेकंड में आपके सर्वर ने उसको चलाया, कंप्लीट कर दिया। तो इसका मतलब है इन प्रोग्रेस से आपका स्टेटस कंप्लीटेड हो सकता है। अच्छा, किसी भी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो सकता था आपके सर्वर का, या कोई भी एरर आ सकता था। तो कोई भी अगर एरर आता तो आपका ऑपरेशन फेल हो जाता। इसके बाद मैं इंतजार कर करके थक गया, तो मैं खुद भी कैंसिल कर सकता हूँ। मतलब ठीक है यार, चला ना, मुझे इस्तेमाल ही नहीं करना, रोक दो, स्टॉप कर दो। तो मैं खुद भी स्टॉप कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। तो इसका मतलब कि एग्जाम्पल हम, कि भाई आपने क्या किया, अपने भाई को 3 या 4 काम दिए कि भाई आपके ससुराल वाले आए, आप रोटी भी ले आओ, बिरयानी भी ले आओ, टिक्का भी ले आओ, ठीक है। तो अब क्या है, वो एक्शन रिक्वायर्ड, पहला काम करना है, उसने कर दिया, दूसरा काम करना है, कर दिया, तीसरा काम। अच्छा, अब क्या इन प्रोग्रेस, आपका भाई रोटी लेने गया हुआ या 3 चीजें लेने गया हुआ। एक्सपायर, एक्सपायर का मतलब है आपके ससुराल वाले मे भी 1 घंटे में, 2 घंटे में चले जाए, तो वो 4 घंटे बाद आपका सामान लेके आता है, तो अब उसका काम करने का कोई फायदा नहीं, वो एक्सपायर हो गया। कंप्लीटेड, अगर आपके ससुराल वाले मौजूद थे और आपका छोटा भाई वापसी सामान ले आया, इसका मतलब है कंप्लीटेड। अच्छा, अब क्या हुआ, तीसरा स्टेटस, वो वहां पे गया और वहां से कॉल करके बोला भाई ये सामान तो मिल ही नहीं रहा, दुकान बंद है। तो ऑपरेशन क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज क्या होगी, हम खुद कैंसिल कर सकते हैं कि यार अभी हम नहीं कर रहे, आप जो भी चीजें लेने का उसको कैंसिल कर दो, हम बाहर जाएंगे, दो दरिया पे जाके आज खाना खाएंगे, ठीक है। तो मीन्स ये आपके पास क्या होते हैं, स्टेटस हो सकते हैं। तो रियल वर्ल्ड में जो चीजें होती हैं वही सारी चीजें हम प्रोग्रामिंग के अंदर इवेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी चीज जो रियल वर्ल्ड में होती है उससे अलग कोई चीज नहीं होती, तो हमारी सारी लॉजिक रियल वर्ल्ड से रेलिवेंट होती है। तो ये आपके पास क्यू के स्टेटस है। अब वो एक एक चीज के बारे में उसने बता दिया, उसको डिटेल में आप पढ़ लें। अदरवाइज ये रोटी वाली एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रहेगी जब तक आपकी शादी नहीं हुई। तो जब आपकी शादी हो जाएगी तो और ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगी। इन प्रोग्रेस का मतलब है या तो कंप्लीटेड होगा, फेल होगा, कैंसिल होगा या एक्सपायर होगा। तो ये 4 स्टेटस होंगे जब एलएलएम ने आपको फंक्शन कॉल करने को दी, ठीक है। तो आप इसको इन प्रोग्रेस के दौरान ही स्टेटस चेक कर रहे होंगे। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने वही तो काम किया है, हमने रन चलाया। रन चलाने के बाद जो रन स्टेप था, थ्रेड आईडी और रन आईडी को हमने उसका स्टेटस चेक किया, और कुछ नहीं। स्टेटस के अंदर आप देखो रन स्टेटस जो हम बात कर रहे थे, तो रन स्टेटस ये 4 स्टेटस हो सकते हैं, कंप्लीटेड, फेल, कैंसिल, एक्सपायर। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्या कंडीशन लगा। मैंने कहा रिक्वायर्ड एक्शन, रिक्वायर्ड एक्शन का मतलब है, इसका मतलब है फंक्शन मुझे कॉल करना है, तो ठीक है। तो जब मुझे फंक्शन कॉल करना हो, स्टेटस को हम प्रिंट करवा रहे हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसन से वो डेटा निकाला, रन के अंदर ही आपके पास रिक्वायर्ड एक्शन के अंदर जो डिटेल थी अभी हमने देखी थी। फिर हमने देखा कि टूल्स, आपके जो भी आउटपुट है उसमें पूरी डिटेल थी, उसके अंदर कोई डेटा हो, रन स्टेटस, रिक्वायर्ड एक्शन,
टूल्स जो आपके पास है ये अगर मौजूद हो, ये एक वो पैरामीटर ऑब्जेक्ट से निकाल के देखें, तो ये जब दोनों चीजें हों तो हम कहते हैं कि टूल्स भी प्रेजेंट है और जो एक्शन परफॉर्म करना वो भी मौजूद है। तो हमने सिर्फ अपना टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के लिए देखा है कि अब क्या होगा इस दौरान आपका टूल कॉल्स प्रेजेंट। तो कौन सा वाला कॉल हो रहा है टूल, अगर हम देखते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड एक्शन, यहाँ पे है सबमिट टूल, ये पहली आपकी चीज ये चली, दूसरी चीज चल रही है असल जो आपका काम है, कहाँ गया, स्टेटस के ऊपर बात है ना, आईडी कॉल। अच्छा अब रिक्वायर्ड एक्शन के ऊपर सारा काम हो रहा है। दूसरा वाला हम क्या चीज सर्च कर रहे थे वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई, टूल प्रेजेंट ना, तो वहां पे आ रहा है कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, इसको इसने प्रिंट नहीं किया, इसकी कंडीशन में नहीं किया। अच्छा ये पर्टिकुलर उसके ऊपर है, कोई कंडीशन होती तो रिक्वायर्ड एक्शन सबमिट डॉट टूल डॉट कॉल ये दोबारा से यानी आपका वेरिएबल बनाता है, तो ये इफ एल्स के ऊपर है। यहाँ से असल काम स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, टूल्स आउटपुट। ये टूल आउटपुट से जाके कौन कौन से फंक्शन, 3 दफा फंक्शन को कॉल करना है, कराची इस्लामाबाद लाहौर, वो चैट जीपीटी ने एलएलएम ने हमें निकाल के दे दिया 3 या 4 दफा कॉल करने। तो हमने पहला फंक्शन वही प्रोसेस जो कि हमने चैट कंप्लीशन में इस्तेमाल किया था कि हमें फंक्शन का नाम मिल गया, उसके जो आर्ग्यूमेंट आए उसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास हमने लिस्ट बना दी कि भाई ये फंक्शन कॉल हो सकते हैं, तो हमने कहा ये अवेलेबल फंक्शन में अगर मौजूद है, उस फंक्शन का नाम अगर गेट वेदर वाला हो, तो आपके गेट वेदर का अगर फंक्शन है तो आप क्या करना, फंक्शन कॉल करो, उसके अंदर जो भी आपके पास डिक्शनरी बनी फंक्शन आर्ग्यूमेंट या आपने जेसन के अंदर कन्वर्ट की, ठीक है, तो जेसन में भी आपने की फंक्शन आर्ग्यूमेंट, उसमें से डिक्शनरी में गेट का मेथड होता है, उसमें से लोकेशन निकाली, तो लोकेशन जो भी होगी वो पास होगी, और उसके अंदर ये डिक्शनरी में से गेट से यूनिट आपने निकाली कीज, उसके अगेंस्ट वैल्यू। तो अगर ये दोनों आर्ग्यूमेंट मौजूद हैं तो दोनों आ जाएंगे, और अगर एक आर्ग्यूमेंट मौजूद होगा तो वो भी आ जाएगा। नेक्स्ट वाले के अंदर आप देख सकते हैं गेट के जरिए आपको पता है एरर जनरेट नहीं होता, ठीक है। अगर डायरेक्टली में कहता आर डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट और आपकी की का नाम, तो अगर वो की मौजूद नहीं होती एरर आ जाता। गेट के मेथड से अगर कॉल करें तो अगर की मौजूद है तो उसकी वैल्यू आती है, और अगर की मौजूद नहीं है तो एरर जनरेट नहीं होता। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं टूल आउटपुट, तो जो भी आपके पास वो चला है, टूल कौन सा चला उसकी आईडी और उसका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं टूल आईडी के नाम से एक आपके पास की बनेगी डिक्शनरी की, और उसकी आईडी चली गई, आउटपुट और उसकी रिस्पॉन्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे याद रहे कि हमारी प्रेमिसेस के ऊपर फंक्शन चल, हमारे अपने सर्वर पे चल, ठीक है, तो हम इसको हमारे सर्वर पे चला रहे हैं। हम चाहें तो आगे जाके जो फंक्शन कॉल करना है वाकई एपीआई वाला वो यहाँ पे हम पास कर सकते हैं, फंक्शन का नाम तो ऊपर आ रहा है ना डायनामिक फंक्शन टू कॉल। फंक्शन टू कॉल के अंदर वही फंक्शन होगा गेट करंट वेदर जो चैट जीपीटी ने हमें सिलेक्ट करके दिया है, तो ये फंक्शन टू कॉल डायनामिक है, इसके अंदर हर दफा वो फंक्शन का नाम आ जाएगा जो हमें कॉल करना। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हुआ, इस फंक्शन के तहत जो इसका नाम था, इसका जो रिस्पॉन्स था, हमने टूल्स आउटपुट के अंदर ऐड करवा दिया। इसी तरह दूसरा वाला फंक्शन होता तो उसको भी हम कॉल करवाते उसकी भी आईडी और उसका रिस्पांस जो है उसमें ऐड कर देते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट्स के एंड के अंदर जहां तीर के निशान आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे आउटपुट के अंदर आपके पास लिस्ट बन गई होगी। तो यहाँ पे तो तीर के निशान कहाँ आ रहे हैं भाई, ये रहे, ठीक है। तो आपके पहले फंक्शन का आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फंक्शन चला है, पहला वाला जो चला उसका देखिए पहले का आंसर आ गया, ठीक है, जिसके अंदर आपने कराची का पूछा था, इस्लामाबाद का पूछा था, लाहौर का। तो ये तीनों के तीनों ये मैसेज आउटपुट हमारे सिस्टम ने प्रोसेस करें। अच्छा अब ये सिस्टम जो है एलएलएम के पास जाना चाहिए, ठीक है, तो ये इसको प्रोसेस, पहला फंक्शन कॉल कर रहा होगा हमारा सर्वर, दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा होगा, तीसरा, तो 3 फंक्शन, पहला चल रहा है, दूसरा चल रहा है, तीसरा। इस वक्त हमारा जो प्रोसेस है इन प्रोग्रेस में, ठीक है। अच्छा अब जब इन प्रोग्रेस में था ये सारी चीजें हो गई, हमने एक और कंडीशन लगाई, अगर आपका रन का जो स्टेटस है वो कंप्लीटेड हो जाए, तो अगर कंप्लीटेड हो जाए तो आप क्या करना, कंप्लीटेड लॉजिक प्रिंट करवाओ। तो यहाँ चेक करते हैं भाई कंप्लीटेड लॉजिक कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे कहीं आ रही है, ये रही ना कंप्लीटेड लॉजिक, ये। इसके बाद अब दोबारा एलएलएम के पास हमने आंसर सबमिट करना है और वो उसको प्रोसेस करके दे। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, कंप्लीटेड लॉजिक के अंदर हमने ये कहा कि आप क्या करना, क्लाइंट डॉट बीटा डॉट मैसेज डॉट लिस्ट में से जो आपके थ्रेड की आईडी, क्योंकि उसके अंदर उसने प्रोसेस करके आंसर डाल दिया है,
और फिर हमने कहा कि भाई आपकी जो मैसेजेस की लिस्ट है, अगर आपका रोल ये हो या जो भी आपकी कंडीशन है, हमने कहा कि रोल लेवल, अगर रोल की वैल्यू यूजर है तो आप यूजर प्रिंट कर देना, वेरिएबल में डाल देना, और अगर आपकी कुछ और भी वैल्यू होगी तो असिस्टेंट डाल देगा, या टूल हो या कोई भी हो तो उसके अगेंस्ट वो असिस्टेंट डाल देगा। मैसेज को हमने प्रिंट करवा दिया है, और एफ स्ट्रिंग के जरिए हम उसका रोल और उसका मैसेज जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं। और आपकी अगर फेल हो जाए तो आपके तो फेल हो गया, आपके तो इन प्रोग्रेस है तो वो इन क्यू में बार बार देख रहे थे, इन क्यू के अंदर वो क्या कर रहा है, रनिंग स्टेटस वेटिंग। तो रनिंग स्टेटस जब यानी बैकएंड पे चल रहा होता है तो उसको वो वेटिंग का आपको क्यू देता रहता है। कोई भी आप उसको खुद से टर्मिनेट कर दें, स्टॉप कर दें, तो आपका ये एरर आ जाता। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रोसेस आपका हो गया। तो ये दोस्तों हमें बेनिफिट देता है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने आपको टास्क दी थी फास्ट एपीआई की, आप 3-4 फंक्शंस बनाएं और उसको आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे। जुनेद ने आई थिंक ये करके डाल दिया था, ऐसे ही जुनेद? जी बिल्कुल सर, ट्रैवल असिस्टेंट इसी के ऊपर था सेम ना। बिल्कुल ऐसा ही है, परफेक्ट। तो ये हमारे पास दोस्तों होता है फंक्शन कॉलिंग। इस प्रोसेस को दोस्तों समझ आया? अब देखिए सारा काम से ये पहले से आसान हो गया, चैट कंप्लीशन में थोड़ा मुश्किल था, इसके अंदर अब मुश्किल नहीं। इसने सारी जिंदगी आपकी आसान कर दी कि सीधा सीधा आपके पास जो भी फंक्शंस हैं उनके नाम, उनके पैरामीटर्स, उनकी डिटेल, टूल्स की एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी होती है, हर डिक्शनरी के अंदर उसको लिखने का तरीका कि पहला फंक्शन का नाम क्या है, उसका काम क्या है, उसमें पैरामीटर क्या है, उसमें क्या चीजें रिक्वायर्ड है। तो ये प्रोसेस आपका चलता है। और फिर प्रोसेस समझें, आपने असिस्टेंट के पास अपना सवाल किया, कराची इस्लामाबाद का मुझे टेम्परेचर बताओ। चैट जीपीटी या असिस्टेंट के पास पूरी पूरी डिटेल है कि किस किस के फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं और उनके अंदर कौन कौन से पैरामीटर डालते हैं। तो आपका जो प्रॉम्प्ट आया उसमें प्रॉम्प्ट पढ़ के ये चीज पढ़ लिया कि मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना और इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर मौजूद है, तो वो लिस्ट जो है उसने उठा के हमें दे दी टूल्स के अंदर। हमने उस टूल की लिस्ट को उठाया और उस वक्त हमारे पास रिक्वायर्ड एक्शन का क्या होता है, स्टेटस होता है या इन प्रोग्रेस का होता है। तो इन प्रोग्रेस के अंदर फिर हम लॉजिक करते हैं अपने पास वो पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन। फंक्शन टू कॉल डायनामिक फंक्शन हमने बना दिया जिसके ऊपर हर दफा वो फंक्शन खुद ब खुद रेप्लिकेट हो जाएगा जो कि हमें एलएलएम ने दिया होगा। हम उसको फिर कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद पहले फंक्शन का आंसर हम थ्रेड के मैसेजेस के अंदर डालते हैं, दूसरे मैसेज का, तीसरे मैसेज का, चौथे मैसेज का। तो जो भी हमारे जितने फंक्शन कॉल करने होते हैं वो सारे फंक्शन अपनी प्रेमिसेस पे चलाने के बाद हम थ्रेड्स के अंदर ऐड करवाते जाते हैं। तो जब थ्रेड के अंदर ऐड हो गए फिर एलएलएम हमें फाइनल उसका रिस्पॉन्स करते तो फाइनल रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाता है। तो ये फायदा आपके पास लाइफ साइकिल है। और बाकी ये क्यू का जो प्रोसेस है तो बहुत ही आसान है। क्यू का प्रोसेस उस वक्त एक्टिव होता है जब एलएलएम आपको फंक्शन की लिस्ट और उसके पैरामीटर दे देता है। तो उस वक्त वो क्यू में होता है, आपका इंतजार कर रहा होता है रन, और उसके अंदर आप पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, हर फंक्शन का स्टेटस या तो कंप्लीट होगा, एक्सपायर होगा, फेल होगा, कैंसिल होगा। तो इसके ऊपर ये प्रोसेस चलता जाएगा। इसमें दोस्तों कोई मुश्किल? अच्छा सर, ये तो समझ आ गया। और यहाँ पे हम जुपिटर पे कोड चला रहे हैं चंक्स के अंदर। जब इसको हम पीवाई के अंदर चलाएंगे तो फिर भी ये कोड सेम ही रहेगा उधर भी, या कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी? 100% कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, सेम रहेगा। ठीक है। फिर बाकी ये जो चीज है राइट। ना, जैसे डायरेक्ट प्रिंट होती है तो प्रिंट का फंक्शन वगैरह लगाना पड़ेगा, या उसको रिटर्न करवा के फिर किसी वेरिएबल में डाल के आप कहीं पे स्टोर करेंगे, डेटाबेस में स्टोर करेंगे, तो कुछ ना कुछ फिर आपको करना पड़ेगा, या किसी यूआई पे रिटर्न कर रहे होंगे, तो वो फिर जो भी आप आगे करना चाहें। अच्छा जी। अच्छा सर, इसमें जो यूजर यूजर तो हम कोड के अंदर यूज करें, अगर उसको स्वैगर पे जाके हम चाह रहे हैं कि हम स्वैगर पे जाएं और वहां पे पोस्ट के जरिए यूजर को ऐड करें, कि यूजर अपना कमांड वहां पे दे और वो हमें रिजल्ट दे, तो उसको फिर कैसे अचीव करेंगे? नहीं, दोबारा बोलें, आपकी क्वेरी क्या है? पोस्टमैन पे जाने के बाद फिर? पोस्टमैन पे जाने के बाद मैं सर ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम यूजर का जो रोल है वो कोड के अंदर यूज कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि पोस्टमैन पे जाऊं और वहां पे यूजर का रोल ऐड करूं पोस्ट के थ्रू, और वो कोई वहां से जाए और डाटा निकाल के शो करे किसी यूआई के ऊपर। यह बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल ही नहीं है। आपने कुछ नहीं करना, आपने लाइक फास्ट एपीआई के एक राउट लिखना है जिसके अंदर आप प्रॉम्प्ट इनपुट ले रहे होंगे, अब वो पोस्ट से आए, गेट से आए, जो भी आप मैथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यूजर अपना प्रॉम्प्ट डालेंगे। अच्छा, अब हम प्रॉम्प्ट डालने से पहले ऑथेंटिकेशन भी करवाएंगे, वो सारी चीजें, या आपके ऊपर है जितना एक्सटेंड करना चाहो। अभी तो सिंपल सा काम है कि आपके पास एक राउट है फास्ट एपीआई का,
उसके अंदर प्रॉम्प्ट का एक वेरिएबल है जो कि आप पॉज के जरिए ले रहे हो या फिर गेट्स के जरिए ले रहे हो। अच्छा, वो प्रॉम्प्ट का जो वेरिएबल आ रहा है ना दोस्तों, उसको उठा के कुछ नहीं करना है, कहाँ पे डालना है, डॉट पी वाई की फाइल आप बना लें भले, जो कि आपकी मैन डॉट पी वाई ऐप के अंदर होगी, और उसका वो जो प्रॉम्प्ट उठ के आएगा वो वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करवा दें। प्रिंट से मुराद वो वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट ना करवाइएगा, इक्वल टू के बाद पास कर दें, तो आपका जो भी सवाल होगा उसको प्रोसेस करेगा, और एंड के अंदर जो आपका ये जो आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है, जो आपने लास्ट रिटर्न किया, ठीक है, कंप्लीटेड की कंडीशन के बाद, तो आपका डेटा इसके अंदर मौजूद है, मैसेज डॉट डेटा, और उसकी यानी ये राइट रोज ये सारी चीजें आ रही हैं। ये जो चीजें आ रही हैं आप एक लिस्ट बना के रिस्पॉन्स रिटर्न करवा दें, डिक्शनरी बनवा के करवा दें, तो जिस फॉर्म में भी आप इसको रिटर्न करवाएंगे और उसको स्ट्रीम फॉर्मेट में कर देंगे, तो जो पहला लूप होगा वो प्रोसेस होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तो वो पहले का आंसर दूसरे का आंसर स्ट्रीमिंग की सूरत में भी आपको रिटर्न कर सकता है। तो इस तरह राइट होता सर। है। अच्छा ठीक है सर, दोस्तों। एक क्वेश्चन मेरा और है कि अगर हम एक ही टाइम फंक्शन कॉलिंग भी यूज कर रहे हैं और चैट कंप्लीशन भी यूज कर रहे हैं, यानी कि मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा क्वेरी हो जो फंक्शन कॉलिंग में भी हो और जीपीटी से भी निकाले डाटा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा है कि व्हाट इज द करंट वेदर ऑफ कराची, तो ये तो एक फंक्शन से उठा के ले आएगा। अगर मैं लिखूँ कि व्हाट इज द करंट वेदर ऑफ लॉस एंजलिस या कोई ऐसी चीज जो हमारे फंक्शन में नहीं है वो जीपीटी से उठा के लाए, देखो तो ये फिर हम टारगेट कैसे अचीव करेंगे? यानी कि दोनों को मैं एक वन टाइम यूज करना चाह रहा हूँ। देखो आपके सवाल की जो फंक्शनैलिटी है कि आप उसको लोकेशन दो और वो आपको करंट टेम्परेचर बताए, ये रिक्वायरमेंट आपने जो डाली हुई है ना एपीआई से उठा के लाए तो ही अच्छा। अगर वो अपने पास से देगा ना आंसर, में हेलोसिनेशन हो जाएगा। अच्छा, फिर आप चाह रहे हो कि यार नहीं ये काम नहीं हो, आपने देखो लॉजिक लगाया हुआ, चैट जीपीटी अपना आंसर दे दे, तो यार चैट जीपीटी अपना आंसर दे दे, ये आपने जितना भी एक्शन परफॉर्म करवाए स्टेटस में करवाए ना, तो ये सारा काम जब होगा जब एक्शन आपका रिक्वायर्ड हो। आप इससे अगर कोई दूसरा सवाल कर रहे हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो इसका मतलब है ये स्टेटस होगा ही नहीं कभी भी रिक्वायर्ड एक्शन, तो आपको टूल में कोई चीज डालेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है जब उस वक्त निकॉल होना चाहिए। चेक कर लेते हैं मैं इसी को। अच्छा, इसी को आप चला के चेक कर लीजिएगा, ठीक है, तो उस वक्त फिर नहीं आना चाहिए। मुझे याद दिलाइएगा एंड के अंदर ये सारे ना मुझे असिस्टेंट वगैरह डिलीट करने होंगे, ठीक है, तो हम इसको ओके। बाद में सारे डिलीट कर देंगे क्लास के बाद। यहाँ तक लॉजिक बहुत आसान थी और ये चीज हमने दोबारा से रिपीट करी, ठीक है। तो एक दफा जुनैद आप थोड़ा सा इन्हें बताएं, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, आपके पास यकीन चला हुआ है, तो डायरेक्टली आप उसको बताएं। अच्छा देखिए, लास्ट में हमने फंक्शन कॉलिंग तो सीख ली थी। अब फंक्शन कॉलिंग के अंदर क्या होता था, वहां पर टू स्टेप हमारा काम था। हमने फंक्शन डिफाइन किए, हमने फंक्शन चैट कंप्लीशन थे को बता दिए कि अच्छा इन सारे फंक्शन को कॉल भी कर सकते हो। अब जब हम जाकर कोई भी कॉल करते थे और अगर एलएलएम को लगता था कि मुझे यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग करनी है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमें आके कहता था कि मुझे ये टूल रिक्वायर्ड आउटपुट है, तो आप यहाँ पे आके अपना फंक्शन कॉल करो, उसका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे बता दो। फिर हम रिस्पॉन्स लेके एक दूसरी कॉल करते थे एलएलएम को या चैट कंप्लीशन एपीआई को, साथ में हम अपने पास से पूरी हिस्ट्री भी उठा के भेजते थे दूसरी कॉल में, और फिर हमें मिल जाता फाइनल आंसर। अच्छा, ये चीज़ थी सिंपल फंक्शन कॉलिंग के अंदर। अब हम असिस्टेंट्स के अंदर आए, तो असिस्टेंट्स के अंदर आके ओपन ने पहला मसला तो ये हल किया, उसने हमारी जो चैट हिस्ट्री थी उसको अपने पास मैनेज कर ली थ्रेड्स के अंदर। तो हमारा जो चैट हिस्ट्री वाला हमारे पास मैनेजमेंट थी कि हर दफ़ा अपने पास अपेंड करें, अपने पास मैनेज करें, वो सारा पार्ट तो चले गया ओपन ए के पास। उसने कहा भाई आपको थ्रेड आईडी चाहिए और आप सारे के सारे काम करवा लो। फिर हमने आके देखा अच्छा यार थ्रेड तो ओके हो गया, चैट हिस्ट्री चलना शुरू हो गई है। अगला काम ये आया, हमने कहा अच्छा यार एलएलएम को पावरफुल बनाते हैं, उसको कुछ एक्स्ट्रा काम भी तो करवाते हैं, तो खाली इंटीग्रेशन है एक। तो फिर हमारे पास दूसरी चीज आई टूल्स। टूल्स में आके हमने देखा अच्छा कोड इंटरप्रेटर को यूज कर सकते हैं, उसको यूज करके देखा। फिर दूसरी ऑप्शन हमने यूज की अभी फाइल सर्च की या नॉलेज रिट्रीवल की। और इस केस में क्या हुआ कि ओपन ने अपने पास एक कंप्लीट रैक की सर्विस बनाई, और उसको बनाने के बाद उसने हमें एज अ टूल प्रोवाइड कर दी, टूल में हमने यूज कर लिया उसको, और हमारे पास जो रैक वाली सर्विस थी वो भी चलना शुरू हो गई। अब इन दो सर्विसेज के बाद जो तीसरी चीज आई ना, हमें याद है अच्छा फंक्शन कॉलिंग पहले भी एक अच्छा काफी फिट कॉन्सेप्ट था। अब उसको असिस्टेंट में आगे कैसे यूज कर सकते हैं, या अगर हमें असिस्टेंट को मजीद पावरफुल बनाना है, पहले काम रैक, हमने रैक भी आके लगा लिया। अच्छा रैक के अलावा मेरे पास कुछ और डाटा हो सकता है, पीआईसी के स्टूडेंट्स का डाटा हो, उनके पाइथन के लास्ट टेस्ट है, मैं असिस्टेंट से बात करते हुए सारी चीजें देखना चाह रहा हूँ, वो कैसे करें। तो उसके लिए हम हमारे दिन में अच्छा फंक्शन कॉलिंग का कॉन्सेप्ट है, उसको यहाँ पे आके भी तो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके असिस्टेंट ने कहा अच्छा आप
फंक्शन कॉलिंग को यहाँ पे भी ले आए, 3 कंपोनेंट तो आपके पास मेन थे, असिस्टेंट, थ्रेड और रन। अब हम एडिशनल काम ये करेंगे कि जो आपने वहां पे आगे टूल्स डिफाइन किए थे, यहाँ पे आके भी अब उसका ओपन एक स्कीमा डिफाइन करना। स्कीमा डिफाइन करने के बाद आप जो अपने पास असिस्टेंट बनाते हो उसमें टूल्स के अंदर आप उसको कर देना पास, यानी कि आप कोड इंटरप्रेटर को भी इनेबल कर सकते हो, साथ में आप इसको भी पास कर दो। अब इसको पास करने के बाद जब आप मुझे रन करोगे ना, और जब आप असिस्टेंट को कॉल करोगे, अगर अब मुझे उस टाइम पे लगेगा कि मैंने फंक्शन कॉलिंग करनी है, तो फिर हम ये काम करेंगे कि जब भी कोई और काम करना होगा मैं अपने पास कर लूंगा, कोई और टूल चलाना होगा मैं चला सकता हूँ, अपने पास चला लूंगा। अब जब भी फंक्शन कॉलिंग करनी होगी ना, तो मैं आपको आके बोलूंगा कि फंक्शन कॉलिंग करनी है, और मैं वेट करूंगा आपका। यानी कि पहले केस में तो हमारे पास बस रिस्पॉन्स आ गया, चैट कंप्लीशन के केस में अब हम आगे कॉल करेंगे तो कुछ होगा। असिस्टेंट के केस में उसने आके बोला ऐसे ही कि बाहर हम अभी कभी कोई डिलीवरी मंगवाते हैं, तो बाहर कोई डिलीवरी लेकर आता है, हम उससे ऑर्डर लेके आते हैं, हम उससे कहते हैं अच्छा 2 मिनट वेट करो, मैं अंदर से आपको कैश लेकर आया तो मैं आपको कैश दे देता हूँ। तो यहाँ पे असिस्टेंट ने आके करूंगा कि आप मुझे आके बोलो कि ये काम कर दो, या हम जैसे डिलीवरी वाले को कॉल करते हैं, वो डिलीवरी लेकर आता है, यहाँ पे असिस्टेंट हमारे फंक्शन लेके आ जाएगा, वो कहेगा फंक्शन कॉल करो, मुझे इसका रिस्पॉन्स बताओ। तो जैसे बाहर जो डिलीवरी बॉय उस वेट कर रहा होता है कि हम अच्छा अंदर गए कैश लेकर आए, इसको पे करेंगे तो हो जाएगा। तो अब असिस्टेंट हमारा वेट करना शुरू कर देगा कि अच्छा फंक्शन कॉल होगी, इसका रिस्पॉन्स मेरे पास आएगा, फिर वहां से आगे मैं अपना पूरा काम कंप्लीट करूंगा, और फिर जो मेरा रन है वो कंप्लीट होगा और आपको फाइनल रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अच्छा, अपने फंक्शन को हमने चलाना था, चलाने के लिए हमने यहाँ पे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को यूज कर लिया, एक हमने वाइल का लूप लगा लिया, अंदर हमने कुछ इफ एल्स की स्टेटमेंट्स लगा ली, और उनके थ्रू हमने ये देखा कि अच्छा अब होता क्या है। हमने आके असिस्टेंट को कॉल की, उससे आके हमने पूछा कि व्हाट इज द वेदर इन लाहौर, या व्हाट इज द टेम्परेचर इन लाहौर। असिस्टेंट ने जाके देखा अच्छा लाहौर की बात हो रही है, वेदर की बात हो रही है, मेरे पास फंक्शन तो है, लोकेशन का भी है, वेदर का भी है। उसने आके हमें बोला अच्छा यार ये लोकेशन लाहौर है, इसको कॉल करो, आप इस फंक्शन को इसमें आर्गुमेंट पास कर दो आप लाहौर। अब जो इसका रिस्पॉन्स आएगा मैं उसका वेट कर रहा हूँ। अब ये जो उसने हमें पार्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है ना, यानी कि जब असिस्टेंट जब हमारा वेट कर रहा है कि अब हम फंक्शन कॉल करके रिस्पॉन्स लेकर आए, इसके लिए उसने अपने पास बना दी कुछ स्टेटसेस। पहला स्टेटस आ गया रिक्वायर्ड सेक्शन वाला, दूसरा आ गया हमारे पास एक्सपायर्ड, तीसरा आ गया हमारे पास डन, या चौथा आ गया हमारे पास कैंसिल। यानी कि अब 4 ही काम हो सकते हैं। पहली ऑप्शन तो है कि असिस्टेंट हमारा वेट करता रहा, हम या जब बाहर आके पिज्जा बॉय हमारा वेट कर रहा, हम बाहर कैश नहीं लेके गए, हम भूल गए उसको कैश देना। इस केस में असिस्टेंट ने बोला अच्छा पहला काम तो ये हो सकता है कि आप मुझे रिस्पॉन्स करना ही भूल गया, किसी वजह से आप नहीं कर सके। उस केस में क्या होगा, थोड़ी देर के बाद मैं आपका वेट करना छोड़ दूंगा, मैं मेरा जो रन है वो एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा दूसरा काम ये हो सकता है कि असिस्टेंट ने आके आपको बोला फंक्शन कॉल करो, बट हो सकता है यूजर आपकी वेबसाइट ही छोड़ के चले जाए। तो जैसे हम कभी बार चैट जीपीटी से कोई मैसेज करते हैं, साथ ही हम उसको क्रॉस कर देते हैं, तो उस केस में आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। अच्छा ये दोनों साइड पे हो गए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी रिक्वायर्ड एक्शन। इस केस में क्या होगा कि अच्छा अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, उसका रिस्पॉन्स कर देंगे उसको वापस रिटर्न। अब जैसे ही हम उसको रिटर्न करेंगे, वो अगेन अपने पास प्रोसेसिंग करेगा, रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, और अपने पास उसका स्टेटस कर देगा डन। अब डन का मतलब क्या है कि जो हमारा रन है वो यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अच्छा यहाँ पे जो पावरफुल कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि अब इससे पहले जैसे यहाँ पे खाली क्वेश्चन पूछे थे कि अच्छा इसको फास्ट एपीआई में लेके जाना तो क्या करें। आप सबसे सिंपल काम ये कर सकते हैं, आप अपने पास 2 एपीआई बना लें। पहले एपीआई का काम है खाली जो हमारा थ्रेड है उसको क्रिएट करे, उसकी आईडी के बाद हमें रिटर्न। और दूसरे वाला जो हमारे एपीआई है उसके अंदर आप सेम ये सारे का सारा कोड उठा के ले जाएं, और उसके अंदर आप 2 वेरिएबल्स पास कर दें फंक्शन के अंदर। पहला वेरिएबल हो सकता है हमारे प्रॉम्प्ट का, और दूसरा वेरिएबल होगा हमारी थ्रेड आईडी का। अब उसके बाद आप सेम थ्रेड आईडी पास करते रहें, आप इस स्टूडेंट से आके कोई भी क्वेश्चन करें, अच्छा पहले तो आप आके पूछ लें लाहौर का वेदर क्या है, या टेम्परेचर क्या है, कराची का क्या है। तीसरी दफा आप आके कोई रैंडम क्वेश्चन पूछ लें, या अगर आप नॉलेज रिट्रीवल को भी साथ इनेबल कर दिया तब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें। तो हमारी एक एपीआई भी बन जाएगी, और एपीआई सारे काम करी होगी, नॉलेज रिट्रीवल को भी यूज करी होगी, वो साथ में फंक्शन कॉलिंग को भी यहाँ पे यूज करी होगी सिस्टम के अंदर। अच्छा सर, जी सर। इसको हम अनेबल कैसे करेंगे? फंक्शन कॉलेज और नोडल रिट्रीवर को दोनों कंबाइन यूज करना चाह रहे हैं, यहाँ तो हम सेपरेटली यूज कर रहे हैं ना, अच्छा तो इन दोनों देखिए, को अगर जब हम कंबाइन सिस्टम कैसे? के अंदर आके टूल्स को बताते हैं तो टूल्स एक अरे के अंदर हमने पहला टूल पास कर दिया, अच्छा टाइप सर्च। दूसरा टूल हमने हाँ पास कर सही है। दिया अंदर आपका टूल की है वो, तो वहां पे हम सबको यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो सर इनकी एपीएस फिर अलग अलग बनेंगी या एपीए की बनेंगी जब हम तो इनको कंबाइन यूज कर लेंगे सिंगल एपीआई कोड में? देखिए, जो असिस्टेंट है ना, या जो हमारे पास एलएलएम है, वो यहाँ पे इतना इंटेलिजेंट है कि जब हम उसको बता देते हैं ना ये सारे फंक्शन हैं या ये सारे टूल हैं इस केस में,
तो अपने पास जब ये उसके पास मैसेज आता है ना, पहले वो डिसाइड करना अच्छा कोई टूल कॉल करना है नहीं करना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसके पास है ऑटो। वो कोई डिसीजन लेगा अच्छा नॉलेज रिट्रीवल को कॉल करना चाहिए या मुझे कोई फंक्शन कॉलिंग करनी है या कोड इंटरप्रेटर को यूज करना है। अगर करना होगा तो उनको यूज कर लेगा, नहीं करना होगा तो वो अपने पास रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, रिटर्न करवा देगा। ओके ओके सर, अगर नॉलेज रिट्रीवल में मोर देन 2 फाइल्स या बहुत सारी फाइल, जैसे आप सारे 10,000 फाइल कर सकते हैं, तो हमने बहुत सारी फाइल दे दी है, जब फंक्शन कॉल करेंगे तो हम उनको बताना पड़ेगा कि पुरानी फाइल से ढूंढ के लाओ, या खुद ही वो एम्बेडिंग के थ्रू करेगा। अच्छा देखिए हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी। हमने पहले कॉल करना सीख लिया एलएलएम को, साथ में हमने देखा अच्छा हम काफी सारे कॉन्टेक्स्ट डेटा भी भेज सकते हैं साथ में। अब केस में इशू ये था कि अगर मेरे पास लेट्स सपोज 500 फाइल है या मेरे पास यहाँ पे अभी जितने भी बुक्स यूज कवर किए हैं इस क्वार्टर के अंदर सारी सारी बुक्स हैं। अब मैं अगर वो सारी सारी बुक्स का टेक्स्ट एक साथ ओपन ए को सेंड करूंगा, मुझे एरर देगा कि आपकी जो रेट लिमिट थी ना वो एक्सीड हो गई, या आपके जो टोकन है आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो से आउट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं ये चाहता था कि अच्छा जब भी मैं कोई क्वेश्चन करूँ ना, तो उस क्वेश्चन से रेलिवेंट जितनी भी मेरे पास बुक्स है ना उनके अंदर जो जो चीजें वो निकल के आ जाए, और खाली वो उतना सा डेटा मेरे पास मेरे प्रॉम्प्ट के साथ जाए ओपन ए के पास। अब इस काम को करने के काफी सारे तरीके थे, इसका जो एक एफिशिएंट वे बना आ गया कि डेवलपर उसका नाम आ गया रह गया रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अब उसके अंदर ये हुआ कि हमने कहा अच्छा जो एलएलएम की कॉल है ना उससे पहले हम एक और स्टेप आके लगाएंगे। उस स्टेप का काम ये होगा कि जो भी कोई मैसेज आता है ना पहले हम अपने पास सर्च करेंगे, जो हमारी अब नॉलेज बेस है उसमें से रेलिवेंट डेटा निकालेंगे, टेक्स्ट के चंक्स निकालेंगे, और फिर वो रिजल्ट हम देंगे आगे असिस्टेंट को। अब इसके ओपन ने हमारे लिए ये काम ज्यादा इज आउट कर दिया कि थ्योरेटिकली तो हमने काफी डिटेल में भी समझ लिया, प्रैक्टिकली सारे का सारा हम ओपन ओपन ने हमें करके दे दिया अपने पास। उसने कंप्लीट रैक की सर्विस बना दी, उसने आके बोला अच्छा वेक्टर स्टोर बना लो। वेक्टर स्टोर बनाने के बाद उसमें आप पीडीएफ को अपलोड कर दो, और जब आप नॉलेज रिट्रीवल बनाओ ना तो उसके अंदर आपको जोन जोन से वेक्टर स्टोर एक तो यूज करे उसकी आप पास कर दो आईडी। अब जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे ना तो क्वेश्चन जाएगा तो डायरेक्ट मेरे पास, मैं पहले कॉल करूंगा टूल को, और मुझे लगेगा करना चाहिए कॉल। टूल को कॉल करने के बाद क्या होगा, जो आपकी क्यूरी है ना उसको मैं भेज दूंगा वेक्टर स्टोर के अंदर सर्च करूंगा। वेक्टर स्टोर में से मुझे जो भी डेटा निकाल मिलेगा मैं उस सबको निकालूंगा अपने पास। फिर मैं अपने पास उस सबका प्रोसेस करूंगा एलएलएम के अंदर, रिस्पॉन्स जनरेट करूंगा, और फिर वो आपके पास स्ट्रीम होता हुआ वैसे वापस आ जाएगा रिस्पॉन्स। तो ये समझ गया सर, यानी कि हमें स्पेसिफिक फाइल की जो आईडी नहीं देनी पड़ेगी, हमें पूरे वेक्टर स्टोर की आईडी देनी पड़ेगी। हाँ अभी इस केस में हमें पूरे वेक्टर स्टोर की आईडी देनी है, उसमें जितनी भी फाइल्स हैं वो उसके पास मौजूद है। काम ऐसे ही हम डेटाबेस में सर्च करते हैं ना किसी क्यूरी को, तो यहाँ पे हम वेक्टर स्टोर में भी सेम ऐसे सर्च कर सकते हैं। बट काम ये सारे का सारा उसने मास्क कर दिया और अपने पास बिहाइंड द सीन्स कर रहा राइट सर, थैंक यू। है। जी जोशपार। हम्म। अच्छा देखें बुक तो हमारे पास है, जब हम आके उसको एलएलएम रैक के पाइपलाइन में अंदर भेजेंगे ना तो उससे पहले सबसे पहले होती है उसकी चंकिंग। हो सकता है वो उसको पेज बाय पेज कर ले, या हम उसको कोई लिमिट बताते हैं उसके मुताबिक वो उसकी चंकिंग कर ले। अब उसके बाद जब वो वेक्टर स्टोर में स्टोर हो रही है तो पूरी बुक स्टोर नहीं हो रही, उस बुक भी कंप्लीटली चंकिंग के अंदर डिवाइड होके हो गई है स्टोर। अब जब हम आके क्यूरी करते हैं ना तो हम बेसिकली वहां पे करते हैं वेक्टर सर्च क्यूरी, यानी कि सिंपल डेटाबेस की क्यूरी नहीं है कि हमने आके सर्च किया, हो सकता है यहाँ पे डेटाबेस में वर्ड बाय वर्ड मैच कर रहा होगा, या कोई उस तरह की हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो इसके इसमें वो 3 डायमेंशनल जब हम क्यूरी करते हैं ना इससे बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। तो उसके इसमें डायरेक्ट जैसे करने यहाँ पे एम्बेडिंग्स के अंदर जाके हमने देखा था हम कोई वर्ड टाइप करते हैं तो उसके जितने भी रेलिवेंट वेक्टर्स होते हैं वो हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो सेम ऐसे जब हम वहां पे क्यूरी करेंगे ना तो चाहे पहले नंबर पे कोई डॉक है चाहे कोई लास्ट नंबर के ऊपर है, वहां से उन रेलिवेंट डॉक्स को निकालेगा वो हमारे पास आ जाएंगे। बाकी हम्म। अच्छा देखें जो पहले 4 स्टेप्स है ना हमारे वो होते हैं खाली वन टाइम, जब फाइल प्रोसेस होती है उस टाइम वो सारा काम हो जाता है। उसकी चंकिंग उसकी एम्बेडिंग फिर उसकी स्टोरेज, वो सारा काम वन टाइम होता है। अब सेकंड टाइम जब हम आके क्यूरी करते हैं ना तो क्यूरी खाली वेक्टर स्पेस के अंदर जाती है, वेक्टर डेटाबेस के अंदर।
वहां से वो एलिमेंट चंक्स को डॉक्स को निकालती है और वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देती है। तो जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं जौन सा, उसके अंदर खाली क्यूरी की हमने और रेलिवेंट डाटा निकाल दिया हमने। वैसे जैसे आप डेटाबेस के अंदर सर्च कर रहे हैं, तो जो चंकिंग एम्बेडिंग ये सारा काम होता है पहली स्टेज के अंदर। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है और कम बेश 10 बज चुके हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी चीज़ें जो है ना, हमारी कुछ टॉपिक्स हैं फाइन ट्यून वगैरह के लिए। मल्टी मोडाल्स अब हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टी मोडाल्स पहले ये इंडिविजुअल हुआ करते थे। विजन का अलग होता था, आपकी स्क्रिप्ट के लिए अलग होता था। तो इस वक्त 4.0 जो है वो सारे के सारे डेटा को प्रोसेस कर रहा है। वो इमेज को भी प्रोसेस कर रहा है, वो वीडियो को भी प्रोसेस कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट यकीनन सबसे ज़्यादा है। तो हम चैट जीपीटी 4.0 से ये सारी प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। तो हमारे पास इंडिविजुअल वाला भी कोड मौजूद है, जो कि वाकई सस्ता आपको पड़ेगा। और अच्छा और महंगा वाला चाहिए तो चैट जीपीटी 4.0 से मल्टी मॉडल। इसका मतलब है आप उसको टेक्स्ट भी दे रहे हो, उसको ऑडियो भी दे रहे हो, आप उसको इमेज भी दे रहे हो, तो वो हर किस्म के डेटा को प्रोसेस करके आपको रिस्पॉन्स करे। जुल्फिकार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, सब 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 ठीक है। कुछ नहीं, हमने लाइव क्लास के अंदर हम बैठे थे, मैं तस्वीर कैप्चर करी और चैट जीपीटी 4 को दे दी। और मैंने उससे पूछा आपको इसमें क्या नजर आ रहा है। तो उसने मुझे जवाब दिया कि मुझे ये कोई प्रेजेंटेशन देता हुआ कोई शख्स यानी पर्सन है, या क्लास देता हुआ कोई लेक्चर है। अच्छा, पीछे उसने कोड जो लिखा हुआ था, जो कि काफका का लिखा हुआ था, आपकी माइक्रो सर्विसेज का लिखा हुआ था, इवन ड्रिवन आपकी लिखी हुई थी। उसने उस कोड को पढ़ के टॉपिक्स भी मुझे बता दी कि ये टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हो रही है। ठीक है, तो वो सारी चीजें पीछे बैकएंड पे कोड दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वो सारी चीजें आपको प्रोसेस करके बता रहा है। यार देखो, फिर मैं कहूंगा कि वही ट्रांडिशनल वो सारा मॉडल बनाना, उसको ट्रेन करना, जो कि हम 2015 से ये सारे काम करते हुए आ रहे हैं, तो अच्छी खासी मेहनत लगेगी। लेकिन वो एक एजीआई और एएनआई, तो एएनआई का काम करवाना है, आपके पास कॉस्टिंग बजट कम है, तो भाई अपना मॉडल ट्रेन करो, उसके ऊपर अच्छा खासा टाइम लगाओ, फिर वो मॉडल जाके ट्रेन हो, उसको फिर जीपीयू चाहिए, फिर उससे प्रोसेस करवाओ। कर सकते हो, 1.5-2 साल आप लगा दोगे। अच्छा, दूसरा ये है कि आपके पास बजट अच्छा है, आपको पूरा पूरी एप्लीकेशन को एक बना के भी एमवीपी भी लाना मार्केट में और अपने मॉडल के ऊपर भी आगे काम करना है, तो भाई आप डायरेक्टली क्या करो, चैट जीपीटी 4.0 के साथ इंटीग्रेट करो और सारा काम क्विक एमवीपी लॉन्च करो, फंडिंग रेज करो और अपनी डेवलपमेंट करते रहो। सही है, तो बजट के ऊपर बात है सारी। दुनिया के अंदर जो गेम है ना, वो पैसे से नहीं, डॉलर से। तो सारा काम डॉलर से, तो डॉलर में पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। ईद आपकी माशाल्लाह बकरा ईद है, तो खूब आप लोग खाएंगे पिएंगे, लेकिन सोना नहीं है, आराम नहीं करना, सारी चीज़ों के बाद अपनी स्टडी और प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देना है। कल कोई हेल्प डेस्क भी नहीं है, तो रिलैक्स होके आप लोग ईद को एंजॉय करें। और इस होप के साथ कि अब दोबारा से हम चीज़ें, ये जो टाइम है, टाइम को हम ज़ाया नहीं करेंगे। इस टाइम के दौरान हम सारी की सारी लर्निंग कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे होंगे। अफजार, असफर, क्या नाम है, असफर? जी असफर। सर, ये पूछना था मुझे कि इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। हाँ, अभी रिकॉर्डिंग तो हमने कर दी है, इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देंगे इमरान भाई। ठीक है, अच्छा, यूट्यूब पर। जी बिल्कुल। हम हम लोग एक्सपर्ट, हम लोग कोशिश करेंगे जवाब दे सकें। अच्छा, इसका जवाब ये है कि पहले तो आपकी जो नीच यानी मार्केट है, उसको आपने आइडेंटिफाई किया कि भाई मुझे स्टॉक के ऊपर काम करना।
ठीक है, तो अब स्टॉक के ऊपर जो काम कर रहे हैं एलएलएम के जरिए लोगों ने क्या काम कर चुके हैं वो आप सर्च करें। फिर उसके बाद आप देखें कि यार ये एक मार्केट गैप है, और हो सकता है ओपन एआई उसको यानी फील कर दे लेकिन दूसरा नहीं फील कर सकता। अच्छा, अब आप सिर्फ सोचे यार, तो अब इनोवेशन का और जनरेटिव एआई की इतनी जंग है कि अगर अभी ओपन एआई पे बैठ के सोचने लग जाए ना, तो जिमिनाई उससे कई गुना आगे निकल जाएगा। तो हमें यानी क्विक वे के अंदर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी होगी। अच्छा, अब आपको ना कोड खुद से लिखना है ना उसका आर्किटेक्चर खुद से लिखना है। यार जिमिनाई चैट जीपीटी आपको सारा 80% काम करके दे देता है। अभी आप चैट जीपीटी 4.0 के पास जाएं, उसको बोले सॉफ्टवेयर लिखना है, फास्ट एपीआई का कोड लिखना है, मुझे फोल्डर बना के पूरा आर्किटेक्चर बना के उसका एक एक कोड लिख के इम्प्लीमेंटेशन करके दो, और वो जिप के फोल्डर का डाउनलोड का लिंक आपको दे देगा। जस्ट आप उसको डाउनलोड करें, डॉकर कंपोज आप करें और वो चला दो। इस लेवल का काम हो रहा है आजकल, मैं तो ऐसे ही कर रहा होता हूँ। ठीक है, अभी आपके पास 4.0 का एक्सेस है, आप जाओ उसको बोले यार डॉकर कंपोज इस्तेमाल करना है, डॉकर फाइल्स आपको बनानी है, आपकी ये सर्विसेज होना चाहिए फास्ट एपीआई की, पोस्टग्रेस की, उसकी इंटीग्रेशन होगी, और उसके अंदर टू डू का ऐप बना दो, उसमें इंसर्ट डिलीट अपडेट डाल दो, और उसके मुझे डॉकर कंपोज लिख के दे दो। उसके बाद आप क्रिएट करो पूरा फोल्डर, वो प्रोसेस करेगा, फोल्डर बनाएगा, आपको फोल्डर देगा, डाउनलोड करो, डॉकर कंपोज अप करो। अब जो थोड़े थोड़े से एरर हो तो उन्हें तो आप जानते हो ना, वो सॉल्व कर लोगे, बाकी तो सारा काम वही कर देगा। ठीक है, तो 90% काम हो जाता है। नहीं तो देखो, नॉर्मल बंदों के जो आइडियाज होते हैं ना, आप बैठ के सुनो, तो वो बोलेगा यार ऊपर से ना मनोसलवा उतरने लग जाए। तो अब वो आइडियाज बोल तो देता है, लेकिन वो होने वाला भी या नहीं, वो पॉसिबल भी है नहीं, फिजिबिलिटी है या नहीं, ठीक है, वो सोचता भी नहीं है। तो वो रिसर्च, बहुत सारे लोग रिसर्च नहीं करते। तो पहला जो काम है ना, रिसर्च है, मार्केट गैप फाइंड करना है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, और इम्प्लीमेंटेशन भी एफिशिएंट वे में हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से करें, देखें आप क्विक बना लेंगे। ओके, जजाकल्ला। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह फिर ईद के बाद मिलते हैं। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।